आपका वजूद किसी को फायदा नहीं दे सकता तो कम से कम नुकसान का बायस ना बने। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी और नहीं गिरेगी, वो गलत फहमी का शिकार है। आई वॉज द फर्स्ट पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम सिंध पुलिस। मुझे खुशी होगी जहाँ पे भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लोग एज अ फैशन सिंबल मांगने लगे कि जी मेरी कॉफी लैक्टोज फ्री मिल्क। कॉफी अगर आप 1 कप या 2 कप ले लेते हैं तो दैट इज ओके। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, जिम रेगुलरली जाता हूँ तो 2 आवर्स जिम में मैं स्पेंड करता हूँ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश सुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम। और फर्स्ट वर्किंग डे है, नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है और आज बड़ी अफरा तफरी होगी। सारे काम जो सोचे होंगे वीकेंड पे वो लोग करने के लिए निकलेंगे, तो ट्रैफिक तो फर्स्ट वर्किंग डे बहुत मिलता है। ऐसा ही है जी, ट्रैफिक भी बहुत मिलता है और बहुत सारे लोग अपसेट भी होते हैं, उदास भी होते हैं और फ्रस्ट्रेट भी हुए होते हैं, क्योंकि छुट्टियों के बाद जब पहला दिन आता है तो ऐसा ही होता है। इसलिए उनके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं आज की अच्छी बात, कोट ऑफ द डे, जिससे उनका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। कुरान की सूरह हूद में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, इसलिए जो वक्त बाकी है उसको गनीमत जाने और खुद को बदलें। कोशिश करें कि आपका वजूद किसी को फायदा नहीं दे सकता तो कम से कम नुकसान का बायस ना बने। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। किसी को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका जारिया है। और इसी अच्छी अगर बात कोई बिल्कुल 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 बता आप कंप्लीट मैं ये कहने लगी थी कि ये सदका जारिया है और हम आम तौर पर ये सोचते हैं ना कि भाई कोई परेशान हो रहा हो तो हमारी कोशिश होती है कि नहीं यार इसको हंसाने की कोशिश करें। yes. तो वो हमारे दिल में यही बात होती है कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर ये हम लोगों को तो हिदायत है ना कि अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, बाकियों को भी खुश रखें, परेशानियां बांटें। तो जनाब ये सारी बड़ी खबर की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बड़ी खबर है। मतलब बिजलियां गरज रही हैं, असेंबलियां टूटेंगी या तहलील होंगी, सियासी मंजरनामे पर सबसे बड़ा सवाल। असेंबलियों की तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 60 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद। असेंबलियां टूटने पर इलेक्शन कमीशन को 90 रोज मिल जाएंगे। और हुकूमत को 1 साल में पहली बार LNG शिपमेंट की पेशकश। पेट्रोलियम की कीमत में भी 9 रुपए कमी। IMF डील के बाद माशी बेहतरी असरात क्या आवाम तक भी पहुंचेंगे? समरात। गाल टेस्ट में पेसर्स का सरप्राइज, श्रीलंका के खिलाफ शाहीन शाह आफरीदी छा गए। कौमी टीम को जबरदस्त आगाज फराहम कर दिया। टेस्ट में अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल कर ली। एशिया कप से कबल कौमी टीम की परफॉर्मेंस खुशगवार हवा का झोंका है। और नाजरीन, टेकन के बादशाह अरसलान ऐश की दुनिया दीवानी। गेमिंग की दुनिया में यके बाद दीगर एक फतूहात ने दुनिया को अचंभे में मुब्तला कर रखा है। अरसलान आखिर कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। ये बात काफी मजे की थी कि वो कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। जरूरी है क्योंकि कुछ अर्से पहले, मेरे ख्याल में कोई 3-4 दिन पहले हमारे पास आटे का ही जो है वो बहरान डिस्कस हो रहा था, जिसके ऊपर हाजी रहू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था और उनसे हम इसी बारे में बात कर रहे थे। अब हमें अरसलान से भी पता चल जाएगा कि कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं। और आपके लिए एक मशवरा है, ये जो सदका जारिया हमने बताया ना, किसी परेशान हाल के लिए किसी खातून को देख के नहीं मुस्कुराना। नहीं जी नहीं, वो तो उल्टा पड़ सकता है काम। वो तो हमें मालूम है। 7 नंबर की सैंडल मेरे जहन में जो है वो फिक्स हो चुकी है, क्योंकि बेगम का 7 नंबर के सैंडल का साइज है, वो फिक्स हो गया है जी। बिल्कुल। अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं और ट्रेंड्स में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है, जिसमें पहले दिन का खेल बारिश के बायस मुतासर रहा और श्रीलंका ने 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। और गाल टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल करके अपनी टेस्ट मैचेस की विकेटों में सेंचुरी मुकम्मल कर ली और मैं भी उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। यस, पूरी कौम उन्हें मुबारकबाद पेश कर रही है। शाहीन शाह आफरीदी साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और इसी तरीके से जो है वो हंसते खिलखिलाते रहें। एक और हैशटैग इस वक्त गर्दिश कर रहा है, पाक इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी। जी हाँ, ये भी ट्रेंड में शामिल है। सार्फिन हुकूमत की काविशों को सराह रहे हैं। माशी मुश्किलात में IMF डील और हालिया दिनों पेट्रोलियम की कीमतों में कमी पर सार्फिन शहबाज शरीफ की
काविशों को सराह रहे हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 13,000 से ज्यादा सार्फिन इस पर ट्वीट कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो इकबाल का शेर ख्वाजा आसिफ की नजर कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो गबल्ला हो गया। हाँ, रकीब हो गए, वो रफीक से जो है वो रकीब हो गए, रफाकत की जगह जो है रकाबत आ गई। तो अच्छा, ये बड़ा मासूमाना अंदाज है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगता है वाकई। और कि वो जब ऐसी वो फिर खुद ही कहते हैं सॉरी सॉरी। अब देखिए, अब गलती हो जाती है ना, अच्छी बात ये है कि फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फौरन ही जो है वो कह देते हैं। जैसे उन्होंने पहले कह दिया था कि जी मैं मांगने नहीं आया हूँ, आप गलत मत समझिएगा, उसी तरीके से उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई मुझे शेर नहीं आ रहा, अगर कोई बता सकता है तो मुझे गाइड कर दीजिए, गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, एक और टॉप ट्रेंड चल रहा है इस वक्त टेनिस की दुनिया से, अल्काराज में शामिल है जी स्पेन के नौजवान टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टेनिस के फाइनल में सर्बिया के जोकोविच को शिकस्त देकर अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया है। बर्तानिया की शहजादी केट मिडल्टन ने कार्लोस को विंबलडन ट्रॉफी पेश की। ट्रेंड में सार्फिन कार्लोस की जीत पर मुबारक कर रहे हैं, जबकि इस वक्त बारिश का माहौल भी बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि देखिए श्रीलंका में भी बारिश हो गई है, कराची में भी बारिश का माहौल चल रहा है। बस ये एक ना हुई तो टेनिस कोर्ट में बारिश नहीं हुई है। यहाँ बारिश क्यों नहीं होती है वैसे? नहीं, यहाँ बारिश नहीं होती है। और इस वक्त मुझे बड़ी हैरत है वैसे कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह से जनाब ये इनको जोकोविच को भी शिकस्त मिल सकती है। एग्जैक्टली बहुत ही जो है वो बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन इसके साथ ही सारिश, मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आप देख सकते हैं कि जी बहुत ज़्यादा जो है वो लड़खड़ाहट भी हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो खड़खड़ाहट भी हो रही है, लेकिन ये सब होता रहता है क्योंकि आज है हफ्ते का पहला दिन और 2 दिन की छुट्टी करने के बाद जी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या आगे क्या होने वाला है। और हलचल मची हुई है, बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द असम्बली तहलील होने और वक्त से पहले ही हुकूमत छोड़ देने का ऐलान कर दिया, जबकि वज़ीर दाखिला ने अग्रयाम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर ही होने का ऐलान किया। कल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब भी किया और कहा कि मुद्दत पूरी होने से पहले जाएंगे और निगरान हुकूमत आएगी। मैं इस पर एनालिसिस दूंगी। इस वक्त में सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने ज्वाइन किया। लगारी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा एक माहौल बना हुआ था कि पीडीएम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आधे मान रहे हैं, आधे नहीं मान रहे हैं, कुछ इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं जाना चाह रहे हैं। ये जो एकदम से ऐलान हुआ है कि जी वक्त से पहले ही छोड़ देंगे, कोई प्रेशर है या फिर ये जाती फैसला इन सभी का, मतलब सब एक पेज पर है? मेरे ख्याल में कि वो वक्त से पहले का मतलब ये होगा कि वो 3 महीने लेना चाहते हैं कि उन्हें 3 महीने, अगर वक्त पर छोड़ते हैं 12 अगस्त को अगर असेंबली तोड़ी जाती है तो उनके बाद 2 महीने होंगे इलेक्शन कैंपेन के। वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले इलेक्शन के लिए, तो वो 3 महीने का वक्त लेना चाहते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है और वो चाहती है कि उसे ये वक्त मिले और वो कैंपेन करे और अपने आप को रिपेयर भी करे, चूँकि पार्टी के अंदर अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय भी मौजूद है और इख्तलाफात राय के अलावा बाकायदा इख्तलाफात भी मौजूद हैं पार्टी के अंदर। और फिर ये कि ख़ानदान के अंदर जो चीज़ें उनको रिपेयर करने की बातें हो रही हैं, और जब मरीम नवाज एक्टिव होती हैं तो हमज़ा इनएक्टिव हो जाते हैं और उनकी वो एक्टिव नहीं रहते। जब हमज़ा एक्टिव हुए हैं 1-2 दिन से जो हम देख रहे हैं कि वो एक्टिव हुए हैं, तो अब मरीम नवाज जो है वो नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो ये अच्छा लगारी साहब, मैं फहीम आपकी इजाजत से एक सवाल सिर्फ करूंगी, उसके बाद फिर आपके हवाले। अच्छा, मुझे ये बताएगा लगारी साहब कि 2 चीजें हैं। नंबर 1 तो ये कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जो बयानिया नून लीग की तरफ से बनाया जा रहा है, ये हमेशा इलेक्शन से पहले एक एजेंडा लेकर आते हैं, जिस तरह कि अभी ये कह रहे हैं कि जनाब हमें मौका दें, हम मुल्क बदल देंगे। मतलब डेवलपमेंटल जो काम है, इकोनॉमिक जो चीजें हैं उसको बेहतर करने की तरफ इशारा है। क्या ये एजेंडा चल जाएगा? क्या ये बयानिया चल जाएगा? दूसरी चीज, ये जो पिच तैयार की जाती है इलेक्शन से पहले, आपको पता है जो भी हुकूमत में होता है वो कोशिश करता है कि मुकम्मल सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की जाए और अपने हक में मामलात पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो ये 3 महीने काफी है पिच तैयार करने के लिए?
नहीं, वो 3 महीने असल मसला करना होता है वोटर ने फैसला, इसलिए कि वोटर एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का शिकार है। और वोटर डाई हार्ड तौर पर जो कुछ जज्बाती वोटर मौजूद था पाकिस्तान में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक शख्सियत के साथ भी अपने आप को वो मुंसलिक कर रहा था। लेकिन 9 मई के वाक़यात ने सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। अब वो जो एक बड़ा वोट जो है वो क्या टोटल डाइवर्जन हो जाएगा उसका, और वो क्या किसी और पार्टी की तरफ चला जाएगा या उस पार्टी के साथ रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा, या वो कोई भी किसी सियासी अमल में शरीक नहीं होगा या सियासी अमल में शरीक होकर अपने मसाइल को देखेगा, ये सारा मसला है। इस दौरान में पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो, एक और बात भी होती है, एक लंबे अरसे तक एक और पार्टी का वोट बैंक जो है वो स्लीपिंग वोट बैंक होता है, और क्या वो रहेगा? क्या PMLN का स्लीपिंग वोटर जो है वो उठ जाएगा जो जिस तरह से 2021 में उठा हुआ था? क्या पीपल्स पार्टी का एक वोटर जो है एक लंबे अरसे तक इनएक्टिव रहा है कि भाई हमारी पार्टी को तो आने ही नहीं दिया जाता है, हम पंजाब में कुछ भी कर लें तो हमारी सीटें नहीं आती हैं, तो वो क्या एक्टिव हो जाएगा और वो ये समझेगा कि जनाब हाँ कुरैशी का इम्कान पैदा हुआ है और मैं एक्टिव हो सकता हूँ? या ये वाकई ऐसा होगा कि PTI का वोटर जो है वो स्लीपिंग वोटर हो जाएगा और कहेगा जनाब हमारी पार्टी को तो आने नहीं दिया जा रहा है, या हमारी पार्टी तो आ ही नहीं रही है, तो मैं अब क्या वोट करने के लिए जाऊं? ये सारी सूरत हाल है। इसमें पार्टियां ये करती हैं कि अपने लिए स्पेस पैदा करती हैं और अपने वोटर को ज्यादा एक्टिव करने की सूरत हाल पैदा होती है। तो अब ये देखना ये है कि जो वोटर PMLN से नाराज हुआ है वो इनएक्टिव होता है या फिर वो एक्टिव होकर आगे आता है। इसी तरह दूसरी पार्टियों का है, पीपल्स पार्टी का मामला है, PTI का मामला है कि उसका वोटर क्या फैसला करता है। ये वोटर्स के इम्तिहान का मामला भी होता है, और वोटर ये सचमुच ऐसा करता है कि वो बाकायदा अपनी पार्टी के लिए वोट करने का, अगर उसको लगे कि मेरा वोट करने का कोई फायदा नहीं, तो वो घर में बैठ जाता है। अच्छा तो लगारी साहब ये भी ऐड कर लीजिएगा इसके साथ ही, क्योंकि वोटर की अगर बात हो रही है तो अभी पता ये चला है कि जो मर्दमशुमारी पहले हो चुकी है उसी मर्दमशुमारी के साथ ये इलेक्शन भी होंगे, तो उसको लेकर के बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। स्पेशली कराची के लिए तो जगह जगह बैनरिंग भी हो रखी है कि जी ये कराची के साथ ज्यादती और ये इतने लोग नहीं है जितनी मर्दमशुमारी हुई। पूरे पाकिस्तान में जाहिर सी बात है इस तरह के सवालात उठ रहे होंगे, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि ये तो कराची के हद तक, सिर्फ कराची के हद तक नहीं, पूरे सिंध के हद तक और बड़ा सवाल है, और सराइकी बेल्ट के हद तक बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब यहाँ तो आबादी को सही तौर पर काउंट ही नहीं किया गया है। और कराची में कौन कहता है कि कराची की आबादी 1,49,000 है? 1,49,00,000 है। कोई बंदा जो है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होगा। कराची की आबादी 2 करोड़ से आगे जा चुकी है, 2.25 करोड़ से भी आगे जा चुकी है। तो अब क्या उस आबादी के इतने बड़े हिस्से को अगर निकाल दिया जाता है और उसको वोट देने का हक नहीं दिया जाता है तो उसका क्या होगा? इसलिए कि नया वोटर जो है वो उसका नाम कंदराज नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये प्रोसेस हो रहा था तो फिर आप लिस्टें बना लेते और हुकूमत पहले इसका जवाब पेश करती रही है जनाब वो इंतखाबात तो नए मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए, और उस वजह से। लेकिन अब वो चले लगारी साहब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, और जाहिर है फिर इस पर सवालात तो उठेंगे, इन्हें मुतमईन भी करना पड़ेगा। उनके इलेक्शन में एक स्टेक होल्डर तो ये खुद भी है, भले हुकूमत में है। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अब जनाब कुछ बात आगे बढ़कर, बिल्कुल आगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें कि माजी जो है वो आगे नहीं बढ़ने देता। अब देखिए इलेक्शन भी होने वाले हैं, असम्बलियां टूटने वाली हैं, तहलील होने वाली हैं, जो भी होने वाला है सब कुछ होने जा रहा है। अब ये भी एक सवाल है कि जो शख्स लंदन दवाई लेने के लिए गया था वो वापस आ रहा है या नहीं। उनकी खबरें हैं वैसे सितंबर में कह रहे हैं, खबरें हैं, बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। और खबर ये भी है कि IMF डील के बाद पाकिस्तान को 1 साल में पहली बार LNG शिपमेंट की पेशकश हुई, जो एक अच्छा साइन है। साथ साथ पेट्रोलियम की कीमत में भी कमी हुई है, ये उससे भी अच्छा साइन है क्योंकि 9 रुपए फी लीटर
पेट्रोल जो है वो कम हुआ है और 7 रुपए फी लीटर कमी की गई है डीजल में। दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि IMF से कर्ज मिलने के बाद बहरान से मुतासरा पाकिस्तान की गैस खरीदने की दरख्वास्त को 1 साल बाद पहली बार किसी सप्लायर ने जवाब दिया है। गैस अब सस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी, एटलीस्ट मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा साइन, अच्छी खबर, खुशखबरी, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि खुशखबरी सिर्फ एक है कि हमारा डिफॉल्ट का खतरा खासे लंबे अरसे के लिए टल गया है, इल्ला ये कि हम खुद कोई गलती ना करें। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी और नहीं गिरेगी, वो गलत फहमी का शिकार है। अगर किसी को ये खुशफहमी है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो आर्जी तौर पर बढ़ गया है ये नहीं गिरेगा, ये भी बहुत बड़ी खुशफहमी है। बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये जो कर्जा मिला है ये इसलिए दिया गया है कि कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को और दूसरी ताकतों को ये ख्याल था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर है, लेकिन इतना तबाही नहीं हुआ और अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो चीन उसको बचा सकता है। अब उनकी कोशिश ये हुई है कि ये जो 9 महीने का कर्जा है इसका वाज़ेह मकसद ये है कि अगली हुकूमत दिसंबर में, आपने अभी बात कर रहे थे इंतखाबात की, दिसंबर में IMF के पास जाएगी, हमें एक बहुत बड़ी रकम का कर्जा मंजूर करें 3 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए, जिसकी सख्त तरीन शराइत होंगी और उस सख्त तरीन शराइत से हम देखेंगे कि अवाम में एहसास महरूमी बढ़ेगी, कर्जों पर बोझ बढ़ेगा, सूबों और वफाक में एतमाद का बुहरान पैदा होगा और वो ऐसी संगीन सूरत हाल होगी कि चूंकि हम इस्लाहात नहीं कर रहे, फिर जब खुदा न खास्ता डिफॉल्ट का मौका आएगा वो ऐसा होगा कि फिर चाइना भी नहीं बचा सकेगा। अगर आज हम इस खतरे का इदराक कर रहे हैं तो तालियां बजाने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया या रुपया 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए बेहतर हो गया। आज ये कानून बना लें कि हमें इंतखाबात से वक्त पे करना है, लेकिन उससे पहले इस्लाहात करनी है। ये मैं इस्लाहात बहुत जरूरी है। शाहिद साहब, अच्छा, आपने डिफॉल्ट की बात की तो एक सवाल ये भी जो है वो ऐड करना जरूरी है कि खबर ये भी चल रही है कि अब ये कयास आराइयाँ हैं या क्या है इसकी, आप ही जो है वो तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के साथ कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर सकता जहां पर इनफरादी तौर पर लोग बहुत ज्यादा मुस्तहकम हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क सिर्फ उस वक्त डिफॉल्ट करेगा जब हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगी। जो खदशा और ख़तरा मौजूद है उसकी वजह यह है कि जब मईशत इतनी तबाह हो जाएगी, जैसे आज मिसाल के तौर पर आप लें कि हमने कर्जों पे जो सूद अदा करना है वो है 7,400 अरब और हमारे पास FBR के पास जो पैसा है NFC रिवार्ड के बाद वो है 6,900 अरब, यानी FBR की दौलत से आप सूद ही अदा नहीं कर सकते, 500 अरब का शॉर्टफॉल है। तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा, ये पहला सवाल है। दूसरी चीज, एक बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ, चूंकि ये सियासत नहीं है, ये मईशत है। अगर आप पिछले 5 बरस देखें तो हमारा ग्रोथ रेट है 2.6%, जो पिछले 30 बरसों से आधा है। लेकिन जो खौफनाक चीज है वो ये है कि आज़ादी के 71 साल के बाद, ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, आज़ादी के 71 साल के बाद 2018 में हमारे और आपके मुल्क पे कर्जे थे 30,000 अरब रुपया 71 साल के बाद। इन 5 सालों में बढ़ के ये 73,000 अरब रुपया हो गए, यानी 41,000 अरब रुपया का इजाफा 5 बरसों में, जबकि 71 बरसों में इससे कम था। तो फिर ये अदा कैसे करेंगे? लेकिन रुपए की कदर को आप देखें तो 5 साल पहले 124 रुपए का था, आज ये 287 का है, 165 रुपए का फर्क। यानी जो मुल्क 65-70 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करता है, अगर वो इस तरह से रुपए गिराएगा तो उसका क्या हाल होगा। दूसरी बात मैं बता दूं जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पिछले 5 बरसों में हमने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क है, तिजारती खसारा, वो है आपका तकरीबन 162 अरब। यानी अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिस पर गौर आप भी करें, कौम भी करें। 5 बरसों में हमारे मुल्क ने जो इंपोर्ट्स की हैं वो है 292 बिलियन डॉलर्स, यानी 300 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट्स करते हैं और 130 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? आप खुद सोचें ना कि अच्छा शाहिद साहब, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है। अब तकरीबन 3-3.5 महीने बाकी हैं, क्योंकि अगर 12 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो हमें 90 रोज में इलेक्शन की तरफ जाना है, यानी कि ऑलमोस्ट नवंबर में इलेक्शन बनेगा। अगर माजरत चाहती हूँ, अगर नवंबर में इलेक्शन बनता है तो फिर शाहिद साहब ये जो अभी हमारा स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है IMF के साथ, इसका तसलसल किस तरह बरकरार रहेगा? और दूसरा,
ये भी बताएगा कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से ये जो नई शुरू की गई है स्कीम, ये किस तरह इसका तसलसल बरकरार रहेगा, कुछ बताएंगे इस हवाले से? मोहतरमा, मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि दिसंबर में मुंतखब हुकूमत IMF के पास जाएगी बड़ी रकम के कर्जे के लिए। इसी बुनियाद पर कहा था कि नवंबर में जब आपके इलेक्शन होंगे, दिसंबर में हुकूमत आएगी, केयर टेकर्स के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। वो हुकूमत पहला काम ये करेगी कि IMF के पास जाएगी कि बड़ी मुद्दत का बड़ी रकम का कर्जा दे दें हमें, और उसके लिए 3-4 महीने दरकार होंगे। तो ये जो 9 महीने का प्रोग्राम है, ये 1 अप्रैल 2024 तक है। तो ये सोच समझ के रखा गया ना 1 अप्रैल को। ये हमें तैयार किया जा रहा है कुर्बानी के बकरे के लिए कि इस्लाहात करने के बजाय उस तरफ हमें धकेला जा रहा है। जो मैंने अभी आपको आदाद शुमार बता दिए कि कर्जे बढ़ गए, आपकी इंपोर्ट्स कैसे दुगनी से ज्यादा हो सकती है, मुझे कोई आप बता दें। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल फिर होगी कि एक शराइत हमें इनकी भी माननी है, ये 2024 तक का मामला है, फिर मजीद बड़ा कर्जा लेके मजीद दलदल में फंसना है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वक्ती तौर पर फिर खुशहाली है कि 9 रुपए कम हो गए पेट्रोल में भी, और जनाब गैस भी आ रही है, बिजली भी मिलेगी, और जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जब बड़ा कर्जा लिया जाएगा तो मामला पता नहीं फिर किस तरफ जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा इसमें तस्सीह की जरूरत है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे, कि चंद हफ्ते में रुपए की कदर गिरेगी और गालिबन इसी महीने 31 तारीख को पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं लंबी फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सियासी खेल चल रहा है। आपने मुआहिदा कर लिया है। अभी देखें ना, आप कैलकुलेशंस देखें, अभी वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, अगली हुकूमत को चाहिए कि वो इस्लाहात करे। सही मानों में मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अरे भाई, 30 साल से आपने नहीं की, फौजी हुकूमत ने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, PTI ने नहीं की, तो अगली हुकूमत कैसे करेगी? नंबर 1 तो ये सवाल है। तो करना है तो आप कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें, उन्होंने खुद कहा है। मगर अभी आप बार बार बात कर रहे हैं बिजली के नरखों की। देखिए, पेट्रोल तो इसलिए गिरा है 15 दिन के लिए कि आपके डॉलर जो है वो गिर गया था, ना उसका रूस से ताल्लुक है ना किसी से ताल्लुक है। आपका रुपए जो है जरा सा मुस्तकम आर्जी तौर पर हो गया था, वो दोबारा रिवर्स हो गया। तो 31 तारीख को आप देखेंगे पेट्रोल बढ़ जाएगा। बिजली का नर्ख ज्यादा संगीन है। मैं आपको बता दूं, 1974 के बाद से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कोई डैम नहीं बनाया अब तक। और अगर आप पानी से बिजली पैदा करते हैं तो 7 रुपए की होती है, हमारी आज बिजली 48 रुपए की है, यानी तो 7 गुना कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि जी ट्रांसमिशन के लॉसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं, बिजली चोरी हो रही है, लोग बिल नहीं देते, तो और टैक्स चोरी होती है, हम टैक्सों की शरह बढ़ाते हैं मगर लोग टैक्स चोरी करते हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो अगर ये करना पड़ा तो ये तो आपने शाहिद साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिजली जो है, अगर हम सिर्फ कराची की हद तक अगर बात करते हैं, तो ये जो मोनोपोली रखी हुई है एक ही कंपनी के पास मौजूद है इस वक्त, ये मोनोपोली जो कि आपको बिजली फराहम कर रही है, इसमें कंपटीशन लाने से बिजली के पैसे कम हो सकते हैं? एक तो ये, और दूसरा किस बुनियाद पर ये रेट्स फिक्स करते हैं? जैसे 400 यूनिट्स तक जो है अगर आप बिजली यूज कर रहे हैं तो आपका बिल 8,500 है, और अगर 700 तक कर रहे हैं तो 28,000। ये क्या इनका पैमाना क्या है ये कैलकुलेट करने का? नहीं, पहली चीज तो ये है कि जो हमें कॉस्ट पड़ती है, मैं आपको बता दूं, वो इतनी ज्यादा है। इसलिए मैं आपको अभी यही बता रहा था कि अगर आप पानी से बिजली पैदा करें तो 7 रुपए है, अगर आप ये फर्नेस ऑयल से करें तो 48 रुपए है, अगर आप जो है ना जो आजकल हम सोलर की बात कर रहे हैं उससे करें तो मेरा ख्याल 15 रुपए है। तो आप तो जब तक आप अपना मिक्स ठीक नहीं करेंगे और फर्नेस ऑयल से कहते रहेंगे, ईरान से बिजली नहीं लेंगे, तो कोई भी आ जाए कोई आए, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी वजह यह कि पहले तो कॉस्ट तो आपकी कम करें। पानी से मैं दोबारा बता दूं 7 रुपए और हमारा 48 रुपए है। आप सोलर से करें जो बड़े पैमाने पे हो सकता है, वो शायद जो है ना 15 रुपए है। तो हम ना डैम बनाना चाहते हैं, ना हम सोलर को एनकरेज कर रहे हैं, ना हम ईरान से बिजली लेना चाहते हैं। शायद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने बार बार एक ही बात की है इस्लाहात की, कि जब तक इस्लाहात नहीं होंगी तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। आपके जहन में वो ऐसी कौन सी हर्डल्स हैं जो हमें इस्लाहात करने से रोके हुए हैं? कुछ उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती काउंसिल, शरीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम ताकतवर तबके नहीं चाहते कि वो इस्लाहात हो। वो ये कहते हैं ये इस्लाहात ओवर माई डेड बॉडी। वो इस्लाहात ये हैं कि 7,000 अरब रुपया सालाना पाकिस्तान में कम वसूल हो रहा है, जो टैक्सों की कैपेसिटी है, और उसके लिए या तो कर्जे लेते हैं या बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं। और GST 17 से 18 और पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए। अब देखिए, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, आवाम को मराद दें। ये तो IMF का था।
अब IMF के खाते में डालें, वो भी मुनाफिक हैं। वो कहते हैं कि जी IMF के कहने पे हमने बिजली बढ़ा दी, IMF के कहने पे हमने GST 17 से 18 कर दिया, IMF के कहने से हमने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, IMF के कहने से हमने तालीम का बजट कम कर दिया। तो हर चीज आपने IMF के कहने से कर दी, लेकिन आप ये बताइए कि 7,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं। पिछले साल के बजट का मैं आपको जुमला बता देता हूँ, पाकिस्तान में 3,000 अरब रुपया सालाना इसी हुकूमत ने कहा चोरी हो रही है। हम ये वसूल करके आवाम को इस फायदा पहुंचाएंगे। अब जो लेटेस्ट बयान आया वो कहते हैं ये 3,000 के बजाय 4,000 अरब की चोरी हो रही है, तो आप उसको रोकना नहीं चाहते। मैं एक जुमला आपको बताऊं, हैरान होंगे, 41 लाख मालदार लोगों की लिस्ट हुकूमत के पास है जिनके चोरी के असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, मुल्क के अंदर, और कानून के तहत हम कोर्ट के पास जाए बगैर वो पैसा ले सकते हैं, 1,000 अरब रुपया, उन पर हाथ नहीं डालने के लिए तैयार। तो बस यही तो अलमिया है कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा, उन्हीं पर सारा जोर आजमाई होगी और बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, तभी हम टैक्स उस तरह से कलेक्ट नहीं कर पा रहे। शायद साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन लुबे लुबाबे साहब यही है कि हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, तभी हमें उसके दूररस नताइज मिलेंगे, अदरवाइज वही वक्ती तौर पर रिलीफ और फिर तकलीफ। ऐसी ये सरिश, और बहुत ही ज़्यादा एक संजीदा बात जो है वो शाहिद साहब यहाँ पे बता के चले गए हैं कि जी ना पार्लियामेंट चाह रही है कि इस्लाहात हों, ना वो तबका चाह रहा है जो कि बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने हर किसी को जो है वो टारगेट किया है। अल्लाह करे कि ये सब लोग जो हैं वो इस्लाहात की तरफ जाएँ और मुल्क जो है वो तरक्की करें। नाजरीन, एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। शोहदाए पाकिस्तान को बोल न्यूज़ का सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। कैप्टन आकाश शहीद वतन अजीज जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। कैप्टन आकाश शहीद ने 19 अप्रैल 2011 को पाकिस्तान आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 15 जुलाई 2014 को बोयारगान मीर अली में कैप्टन आकाश रिहाई को इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन एक सौंपा गया। रिपोर्ट भी हम लोगों ने तैयार की है और इन्हीं कैप्टन के हवाले से वो आप मुलाहिजा कीजिए। मौजूदा दौर में शैतानियत के इस खेल में फितनों और फसाद की जो लहरें उठ रही हैं, उन्हें देखकर बहैसियत एक शहीद की फैमिली होने के हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर की पोजीशन और चमन उछाले हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने और दीगर शोधा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है? अपनी अनाथ और ज़ाती मफादात की खातिर कौम के मुल्क के कीमती असासों को और गरीब लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी और उनके एहसासों को दबाव बर्बाद करना किसी मजहब इंसान के लिए भी जायज़ नहीं है। और ख़ासकर शोधा की रूह परवर और दिलावेज यादें जो इस कौम की अब्दी खैरात और वजूद को बुनियाद फराहम करती हैं, उनको मुतनाज़ बनाने की, उनकी तज़हीक और बेहुरमती की कोई भी हरकत बहुत काबिल मुज़म्मत अफसोसनाक है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हमारे शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं जो कि हमारा फ़ख्र है, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और बहुत ही ज़बरदस्त सियासी गुफ्तगू जो है वो तो हो गई, लेकिन साथ साथ सारी साहब को ये बताते चलें कि माहिर कानून भी जो हैं वो इस वक्त ये बताने के लिए तैयार है कि जी कानून के हाथ लंबे होते हैं। बिल्कुल जनाब, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कहते हैं कि जी तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, और ऐसा ही जनाब हमने देखा है सिंध पुलिस के अंदर, जो कि हमने इंस्पेक्टर मुख्तार शर को देखा जिन्होंने साबित कर दिया कि उम्र शुमर छड्डो जनाब, आपकी मेहनत
आपका अज़्म होना चाहिए जिसकी बिना पर आप कुछ भी अचीव कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं जनाब, इंस्पेक्टर मुख्तियार शर के बारे में, जिन्होंने सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ जुडिशल स्टडीज़ प्रोग्राम की डिग्री मुकम्मल कर ली है और सिंध पुलिस के पहले इंस्पेक्टर जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह की स्कॉलरशिप मेरिट पर हासिल की और अब तालीम मुकम्मल करके वतन वापस लौट गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तियार शर साहब, कैसे ख्याल आया कि भाई पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ना है मैंने? बेसिकली ये मेरा एक शौक है बचपन से। अच्छा। और एक मेरा लगाव है किताबों से। तो ड्यूरिंग जॉब्स जो है मैंने डिग्रीज हासिल की हैं। इससे पहले मैं लायन जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में कोई 10 साल मैंने जॉब की है। तो उसके दौरान भी मैंने एक एमफिल मैनेजमेंट साइंस में डिग्री हासिल की थी और अभी मैं 2019 से सिंध पुलिस को ज्वाइन किया है। तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि लॉ में फर्दर जो है मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो मैं फिर कोशिश कर रहा था, सर्च कर रहा था कि कहीं से कोई इंटरनेशनल डिग्री हो जाए, क्योंकि नेशनल डिग्रीज तो मेरे पास बहुत है। तो अभी डिग्री आपको आपकी फील्ड में कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी, ये भी तो बताएं। बेसिकली मैं जो हूँ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन हूँ और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्वेस्टिगेट द हीनस क्राइम्स। जबरदस्त। और अब आप LLM भी जो है वो आपने कर लिया है, मास्टर्स भी कर लिया है, तो वो आपके लिए जो है सारी कानून की किताबें जो है वो आप रट चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। तो ये मैं थोड़ा बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम है मास्टर ऑफ लॉज इन जुडिशल स्टडीज़, बेसिकली ये सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट और सिंगापुर जुडिशल कॉलेज प्लस में सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड प्रोग्राम है। ये बेसिकली है उनके जजेस के लिए या उन पर्सन्स के लिए जो जुडिशल कैंडिडेट्स हैं। तो बेसिकली ये उनके लिए है। और मेरे लिए एजाज़ की बात ये है कि आई वाज द फर्स्ट पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम सिंध पुलिस टू अटेंड दिस प्रोग्राम। और इसमें उनके जो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक जुडिशरी वाइड इंडक्शन प्रोग्राम, उसमें ये होता है कि उनके जो जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो वो जब अपॉइंट होते हैं तो उनके साथ उनके पूरे प्रोसेस में हम हिस्सा रहें। और एक और प्रोग्राम। अच्छा, तो मुख्तियार साहब, ये आपने ऑनलाइन डिग्री ली है, ऑनलाइन या फिर आप जाके आपने ली है? हम जाके जो है सिंगापुर में 1 साल का स्टे था। सही। जी। और आप उस दौरान ऑन जॉब भी थे? मैं ऑन जॉब था, लेकिन मैंने स्टडी लीव ली हुई थी डिपार्टमेंट से। स्टडी लीव ली हुई थी। मुझे ये बताएगा किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा इस दौरान और सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने आपको? आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अपने हाई कमांड वर्दी IGP गुलाम नबी मेमन साहब और एडिशनल IG साहब जावेद आलम ओडो साहब और जितने भी मेरे सीनियर्स थे उनका मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बाकायदा मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएं। अब मुश्किलात ये हैं कि ज़ाहिर है अभी आप फैमिली पर्सन हैं, बच्चे हैं आपके, ठीक है, आपको 1 साल के रीलोकेशन करना पड़ता है। आप देखें अपने मुल्क में कितनी मुश्किलात होती हैं, तो बाहर जाके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और यहाँ पे ज़ाहिर है हमारा फूड जो है वो डिफरेंट है, वहाँ पे फूड कल्चर। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो सिंगापुर एक आपका कनेक्टिंग पॉइंट था जिसने आपको दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट किया। एक आपकी नेटवर्किंग हुई, आप वहाँ पे जजेस के साथ बैठ के आपने लर्न किया, उनके जुडिशल सिस्टम को देखा और आपने ये भी देखा, कंपेयर किया कि हमारे पास कौन से फ्लाज हैं और हम अपने मुल्क में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। मुख्तियार साहब, एक 2 लिहाज से जो है वो मैं बात करूंगा। आपने सिंगापुर से जो है वो ये कोर्स कंप्लीट किया है। सिंगापुर में एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है जी, और वहाँ पर तो च्युइंगम खाने पर भी जो है वो पाबंदी है जी, इतने स्ट्रिक्ट चल रहे हैं वो। और दूसरा ये है कि एजुकेशन के हिसाब से भी जो है वो सिंगापुर इस वक्त टॉप रेटेड कंट्रीज के अंदर शामिल है। तो किस किस्म की हर्डल जो है वो आपको आई? यकीनन कि आप पाकिस्तान से कोई ना कोई मसले मसाइल तो आए होंगे एडजस्ट होने में। मैं जब जा रहा था सिंगापुर तो ज़ाहिर है जब आपको एक इंटरनेशनल डिग्री की ऑफ़र होती है, वो भी स्कॉलरशिप पे, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू सिंगापुर मैंने उनके जुडिशल सिस्टम को, उनके कल्चर को और वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स, क्या कुछ करना है क्या नहीं करना,
वो मैं सारा पढ़ के गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आप वहाँ से ये ज़रूर सीख के आए होंगे कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त अच्छी है कि वहाँ पर जो कानून लागू है, क्या वजह है कि हम अपने मुल्क में वो लागू नहीं कर सकते? और आपने कुछ सजेशन दिए, कुछ करें भाई यहाँ पे भी? बेसिकली वो एक छोटा मुल्क है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी कोई 50 लाख है। जिस तरह जस्ट लाइक हमारा इस्लामाबाद है, हमारा कैपिटल सिटी है, तो वो सिंगापुर उससे भी छोटा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको इतना डेवलप किया है, सारा CCTV मॉनिटर्ड है, और प्लस में वो एक सिविलाइज नेशन बन चुकी है। लेकिन हमारे मुल्क का इशू ये है कि हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं, हमारा रूरल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। लेकिन हम उसको एज अ रोल मॉडल लेके सिंगापुर को, उसकी जो पॉजिटिव अच्छी डेवलपमेंट्स हैं उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा जैसे कराची है, आप इसको, हमारे पास वैसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, CCTV के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं। अगर इसको मज़ीद हम बेहतर करें तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, आपका ताल्लुक लाड़काना से है। लाड़काना इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर कोई इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो है वो शहरों में शामिल नहीं हुआ हुआ है अभी फ़िलहाल। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रा तबाही हुआ हुआ है। वहाँ पर आपको लगता है कि जो सब कुछ आप करके आए हैं ये आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा, या फिर ऊपर से कॉल आ जाएगी कि भाई मुख्तियार साहब आपके शर से ज़रा महफूज रखें लोगों को? बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। सिंगापुर का कंपेयर करता हूँ कि सिंगापुर बिफोर 1965 किस तरह था। वो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शामिल था, लेकिन एक बंदा आया, उनका जो लीडर था ली कुआन यू, उसने उसको रिफॉर्म किया। वो जो आज सिंगापुर है सिर्फ एक बंदे की वजह से। तो अगर आप देखें तब्दीली की तरफ जाएं ना, तो आप कर सकते हैं। एक ही बंदा है रिफॉर्म लेके आ सकता है, एक ही बंदा है तब्दीली लेके आ सकता है। तो फिर क्या प्लान किया आपका? मेरा प्लान तब्दीली यही ला है। रहे हैं, इलेक्शन में आ रहे हैं? नहीं, ज़ाहिर है, देखें मैं हूँ पुलिस में। हाँ जी। तो पुलिस का काम है आप लोगों के साथ इंसाफ करें। जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी शुरुआत ही आपकी पुलिस से होती है, ठीक है। अगर मैं सही तरीके से कोई मुझे एक केस भी मिलता है और मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, किसी के साथ इंसाफ करता हूँ, तो वो मेरी सक्सेस है। अच्छा, पुलिस के महकमे के भी वकील होते हैं जी, तो क्या आप भी कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगे? आपका प्लान अपने मतलब करियर को लेकर क्या है? वकील नहीं होते, बेसिकली हमारे पास एक अलग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है। जो SP लेवल पे हमारे पास PDSPs होते हैं, जो हमारी जो भी कोर्ट के इश्यूज़ हैं या लीगल मैटर्स होते हैं, तो वो कोर्ट में जाके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मेरी हाई कमांड पे डिपेंड करता है कि वो मुझे किस तरह जो है ना मेरी कैपेबिलिटीज़ को, मेरी एबिलिटीज़ को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। और मेरे लिए मतलब मुझे खुशी होगी जहाँ पे भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल सर्व। अच्छा मुख्तियार साहब, लेट्स से कि पुलिस की नौकरी जो है वो आप रिटायरमेंट लेते हैं, तमाम होती है, उसके बाद आपका ये जो लॉ की आपने डिग्री ली है, तो वकालत में आपका आगे बढ़ने का कोई इरादा है अभी? बिल्कुल, ये क्योंकि ये हायर डिग्री है, मैं भी अल्लाह करे आगे भी कोई मुझे चांस मिले, मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं फर्दर PhD करूँगा लॉ में, और कोई स्कॉलरशिप मुझे मिल गई तो दैट विल बी ऑनर फॉर मी। अच्छा, वैसे कभी टीचिंग का सोचा है आपने? मैंने काफ़ी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। अच्छा। इवन अभी जब मैं करके आया था तो एक सिंध हाई कोर्ट में मैंने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 1-2 कोर्सेज करवाए थे, या ऑनलाइन भी मैंने कुछ कोर्सेज मतलब ट्रेनिंग्स दिए हैं। सही, चलें जी, ज़बरदस्त। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप आगे अगली मजीद कोई इंटरनेशनल डिग्री लें, PhD करें आप, और इसी तरह सर्व करते रहें। यकीनी तौर पर आप जैसे लोग रिफॉर्म्स ला सकते हैं और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और पाकिस्तान का नाम भी जो है वो रोशन हो सकता है जब आप लोग जाएंगे बाहर मुल्क से। तो जाहिर सी बात है आप ही हमारे एम्बेसडर होते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज बात कर लेते हैं सैरिश कुछ क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट फीवर जो है वो बहुत खिल के आने वाला है। आने वाले महीनों में बहुत ही पैक्ट चल रहे हैं। हम इस वक्त जो है वो गॉल में टेस्ट में पहले दिन का खेल जो है वो बारिश के बाइस जो है मुतासिर रहा, और पहले दिन
सिर्फ 65 ओवर्स का खेल जो है वो खेला गया है। श्रीलंका ने 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो हैं वो दुनेजा यादी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने 94 रन पर वो सेंचुरी भी हो गई है जी, मुबारक, नॉट आउट सुनहर रहे, अब सेंचुरी भी हो गई है, अपडेट अभी की है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। अब उनकी सेंचुरी भी हो गई है। खास बात यह है जी कि कल सेंचुरी पूरी की है शाहीन शाह अफरीदी साहब ने, और 3 विकेट लेने के बाद अपनी टेस्ट की 100 विकेटें जो हैं वो मुकम्मल कर ली। काम करते हैं, साजिद खान साहब के हम व्यूज लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह देखा जनाब इस मैच को। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम शहरीज, आपको और फ़हीम खान को बहुत बहुत सलाम। साजिद साहब, पहले तो मैं चाहूंगी शाहीन शाह अफरीदी को मुबारकबाद हमने तो दे दी है, आप भी ये फर्ज पूरा कर लें। बहुत शुक्रिया शहरीज, बहुत आउटस्टैंडिंग, 1 साल बाद उसने कम बैक किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। इसी ग्राउंड में पिछले 1 साल पहले वो अनफिट हो गए थे और 1 साल उन्होंने वेट किया। टेस्ट मैच की क्वालिटी, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की, वो बहुत ही खुशाइन बात होती है। टेस्ट मैच की विकेट लेना और 100 विकेटें हासिल करना, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में शामिल होना, ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं और वो बनने के लिए टेस्ट मैच ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास कैच साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फर्स्ट स्लीप में नामुमकिन को मुमकिन बनाया, तो ये चीज़ तो बहुत पॉजिटिव थी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर ने उस तरह की कप्तानी नहीं करी जिस तरह की उसको कप्तानी करना चाहिए थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब 4 विकेट आप हासिल कर लें पहले घंटे में, मैच में ग्रिप में आप आ जाए, बैट बॉलिंग अगर नुमान की बात की जाए और अब इसकी दूसरे दोनों स्पिनर ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की जा रहे। नसीब ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अब अबरार ने उस तरह की बॉलिंग की जिस तरह की हमें तवक्को थी। स्पिन ट्रक पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएगी, चौथी बारी भी पाकिस्तान को खेलना है। तो मैं ये समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट जो पाकिस्तान को 14 टेस्ट मैच खेलने हैं और आईसीसी टेस्ट चैंपियन की ये साइकिलिंग है 2023, 2024 और 2025 के जो मैचेस हैं, पाकिस्तान की खुशकिस्मत ये दो टेस्ट मैच बहुत आसान मिल गए हैं। पाकिस्तान को 40 पॉइंट लेना चाहिए। एशिया कप के कुछ मैचेस भी फ़हीम श्रीलंका में होने हैं, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही तो ये तो बड़ा फायदा होगा कि आप लोगों को जाहिर है यहाँ की पिच समझ आ गई है, कंडीशन समझ आ गई है। कितना अच्छा ये हमारे लिए साजिद साहब? बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को एशिया कप के 9 मैचेस वहाँ खेलने हैं, 9 में से 3 मैचेस फाइनल में अगर पाकिस्तान और इंडिया के आ जाएंगे। फ़हीम मुझसे बहुत ज्यादा, क्योंकि फ़हीम के 200 कमेंट्री कर रहे हैं, पिच रिपोर्ट दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा इसी टीम को कंटिन्यू करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल तो आउटस्टैंडिंग है, व्हाइट बॉल में तो वर्ल्ड क्लास टीम है। इंडिया को 2022 में जिस तरह सेमीफाइनल में हराया और दुनिया में जाके पाकिस्तान ने नाम रोशन किया, एशिया कप का फाइनल खेला है, तो पाकिस्तान तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा। मगर आप ये देखें शहरीज, फ़हीम भाई, बात ये टेस्ट मैच जो खेल रहे हैं इसमें आपने बॉलिंग शॉट खिलाई, यहाँ पे 5 बॉलर पूरे होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आज शाहीन आफरीदी की हमने बात की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और जिस तरह नसीम की बात करें, बहुत टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मगर उसके साथ जो आपके 3 स्पिनर है उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग पे सारा दायरा मदार है, अगर इमाम की बात करें, बाबर की बात करें, सरफराज की बात करें, कि अब्दुल्ला की बात करें, क्या सऊद शकील की बात करें, कि आगा की बात करें, ये बैटिंग है। अगर पाकिस्तान को 400 रन बनाने पड़ेंगे तो जब जाके पाकिस्तान मैच डिफेंड करेगा बेहतरीन। मगर ये साजिद साहब ये बताइएगा, अभी आपने स्पिनर्स की बात की है, तो पहले तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली है स्पिनर्स के लिए, या ये इस वक्त पेसर जो है, क्योंकि अभी तक तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सक्सेसफुल गए हैं इस पे, और स्पिनर जो है वो अभी लड़खड़ा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से जैसी करनी चाहिए, या फिर फैक्टर था बारिश का, क्योंकि कल बहुत शदीद बारिश हुई है, मैच रुका, फिर शुरू हुआ, फिर रुका और फिर डिले करना पड़ा। 5 दिन बारिश होनी है। देखिए 5 दिन बारिश होनी है, और जिस तरह की आप रिकॉर्ड उठा के देख लें इस ग्राउंड का, अगर मेंडिस की बात करें, उनकी तमाम स्पिनर आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, अपने ग्राउंड में पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरा चुके हैं, और हमारे स्पिनर उनके स्पिनर जमीन आसमान का फर्क है, और हमारे स्पिनर ने उस पाए की बॉलिंग नहीं की। नुमान 40 साल के हैं, उनके हाथों में ब्रेक खत्म हो गया है, और मैं समझता हूँ अबरार पहला सीरीज पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं, उस तरह की बॉलिंग नहीं की, तो वही चीज तो आप पे 200% प्रेशर है पाकिस्तान पे।
पे। उनके स्पिनर उस तरह के नहीं करेंगे, लूज बॉल नहीं देंगे, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इस पिच पे आपको कम बैक करने के लिए। तो मैं समझता हूँ उस तरह की क्वालिटी बॉलिंग आपने नहीं करी जो तवक्को हम रख रहे थे, हमें इस तवक्को से गैर मियारी क्वालिटी बॉलिंग नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल और सारिश मैं आपकी इजाजत से करना चाहूंगा कि सारिश साहब ये बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कप्तानी की बात की थी और जब आपने बताया कि जी पहले घंटे में 4 विकेटें ले ली और फिर बाबर जो है वो ग्रिप नहीं बना सके, ऐसा ही सेम सिनेरियो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। 4 विकेट्स लेने के बाद विराट कोहली जो पिच पे टिके हैं पंत के साथ, तो फिर वो एंड करके ही गए उस मैच का। ये क्या वजह है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो शुरू में जब अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो इतना लाइटली, इतना इजीली हंसी मजाक करने लग जाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीजों को? इसमें कैप्टन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है और खिलाड़ियों की कितनी होती है, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, कैप्टन ऑफ फॉर्म ऑफ लीडिंग, हम जो बाबर की बात कर रहे हैं, तीनों फॉर्म में कैप्टन उनको जिम्मेदारी दी है। उस पाए की कप्तानी जिस तरह आपने जिस मैच का जिक्र किया उसमें भी नहीं की थी। फ्रंट सब लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड करने का मतलब होता है आपको फौरन तौर पर हाजिर दिमाग होना चाहिए, कौन सा बॉलर को आपको किस वक्त लगाना। आपने विराट कोहली की बात की तो आउटस्टैंडिंग, दुनिया की बेहतरीन खेली, 90,000 वहां पर लोग थे तो 80,000 इंडियन थे। उस मैच की आप बात करें, उस मैच की प्रेशर की मैं बयान नहीं कर सकता। जो 80,000 के तमाशे हुए पाकिस्तान के, अगर बॉलर ने बैट बॉलिंग की तो ये प्रेशर था। इसी तरह का शुरू प्रेशर के 15 ओवर तक वो 80,000 लोग खामोश बैठे थे, 4 विकेट गिरने तक बिल्कुल चुप थे, जा रहे थे, लोगों को जाते हुए दिखाया गया और उसके बाद मैच का पासा पलट गया। तो यही तो चीज फॉरन ऑफ लीडिंग जो कप्तानी की बात करती है, भाई बर्थ आपके पास कप्तान उस तरह के नहीं है, डे बाय डे इंप्रूव करेंगे, मगर डे बाय इंप्रूव वो नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, एक डायरेक्टर लैपटॉप पे कैसे कोचिंग कर लेगा, फील्ड में मौजूद नहीं है। नहीं साजिद साहब, फिर क्या ये स्टारडम है जो इनको नहीं मजबूर करता कि भाई काम करो? क्या वजह है? मतलब समझ नहीं आती, कंसिस्टेंसी क्रिकेट में क्यों नहीं आती? मतलब आप अभी खुद कह रहे हैं कि नहीं करते या विलिंगनेस नहीं है। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फहीम और शहरीज, कप्तान के साथ साथ कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोच तो इंग्लैंड में बैठ के का कोचिंग कर रहा है, लैपटॉप पे कोचिंग करेगा, बहुत आप $10,000 को बहाना दे रहे हैं, $30,000 आपको आप छोड़ने के देंगे तो कौन लोग ये बात लीक कर देते हैं? इन्हीं में से लोग लीक कर देते हैं ना। किस लोगों ने इसको मिक्की को कोच रखा था जो मिक्की की कारकर्दगी, अब ये मार्केट में खबर आ गई मिक्की आर्टर को हटा देंगे, नई मैनेजमेंट आएगी, ज़का साहब नई। आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है साजिद साहब, ये बारिश और दूसरा प्रेशर, नताइज मैं तो कुछ अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बाकी आप बता दें, वो बेस्ट विशेस तो देनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही सारी ये जो आपने सवाल किया इस पर मैं ऐड कर देता हूं ताकि फिर हम इसे वाइंड अप कर दें, क्योंकि मैच की अगर बात हो रही है और प्रेशर की बात हो रही है तो अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम देखते हैं टेस्ट में, 4 विकेट गिरने के बाद उनकी स्लिप की लाइन लग जाती है, 2 स्लिप लगा देंगे, 3 लगा देंगे, सारी जो पूरा प्रेशर देने के लिए तैयार हो जाते हैं वो। हम 4 विकेट लेने के बाद भी जो है वो ऑफेंसिव नहीं जाते, डिफेंसिव ही रहते हैं। फहीम भाई, शहरी देखें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो ऐसी टेस्ट सीरीज हो रही है उसकी तो आप जितनी भी तारीफ करें कम है। 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है, तीसरा मैच इंग्लैंड जीतती है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलती है, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के ग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में जिस तरह का वाक़या होता है, जिस तरह की तंकीद होती है उस्मान ख्वाजा के बाद, मैं समझता हूँ तारीख में इस तरह के किस्से मिसाल नहीं मिलते। मगर जिस तरह क्रिकेट एक जेंटलमैन का खेल है, उसमें जिस तरह की कारकर्दगी इंग्लैंड ने कम बैक किया ना, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम कम बैक, अभी ये बताएं। 100% करना चाहिए अगर हम कम बैक। अल्लाह करे इंशाल्लाह। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि टाइम की कमी है वरना आपसे मजीद डिटेल में इसती, लेकिन अभी हम एक वक्फे की तरफ जाना है। जरूरी है जी, वक्फा तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मुख्तियार साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात हो जाए अच्छी सेहत की, कि हमें खाना क्या है क्या नहीं खाना। हम लोग अपनी बिजी लाइफ में इतने केयरलेस हो चुके हैं कि बस पेट भर जाए, कुछ भी मिल जाए खा लो, निम्को पड़िए खाओ, बस पेट भरो आगे निकलो। ये बहुत गलत है। तो इसी पर हम आपको गाइड करेंगे आज। और अच्छी और मस्बत दिमागी सेहत भी बहुत ज़रूरी है, एक सेहतमंद शख्सियत और एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी पर आज हम बात कर रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना, ज़िंदगी में सफाई और अपने जिस्म को मुनासिब खुराक का आदी बनाना, माहौलियाती आलूदगी से ख़ुद को बचाना और मुश्किल मुआशी हालात में
जहन को पुरसुकून रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ये सारिश, और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि अभी हालिया दिनों में जो है वो बकरा ईद गुजरी है, तो हमने तो जिस तरीके से पराया खाना था और अपना पेट था, हमने रिवर्स कर दिया। हमने कहा जी अपना खाना है और पेट पराया भरते रहो। और फिर उसके बाद जो हम डॉक्टर्स के पास गए हैं और रच लगा रहा है जी, गैस्ट्रो के 18,000 पेशेंट्स पंजाब में रिपोर्ट हुए एक दिन में। ओहो। तो इसी सारी सूरत पे बात करने के इस वक्त हमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर फायजा खान ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर फायजा, मुझे ये बताइएगा कि क्या हमें रूटीन फॉलो करना है? हमें पता नहीं क्यों समझ नहीं आती क्या खाएं क्या ना खाएं। हम लोग आदी हो चुके हैं क्विक फिक्स के। देखिए, मसला यही है कि हम कोई चीज़ पे बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं, यानी अगर कोई चीज़ अच्छी समझते हैं तो वो बेशुमार बेतहाशा खाते हैं, बैलेंस कायम नहीं रखते हैं अपनी डाइट का। अब ये तो सुन सुन के भी लोग आदी हो चुके हैं कि जी हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है वो बड़ी ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। खाएं, ग्रीन्स खाएं, लेंटिल्स मतलब सब कुछ खाएं, ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट में तो सारे फूड ग्रुप्स आते हैं, जो हमारे 4 to 5 फूड ग्रुप्स हैं उनका एक तवाज़ुन होना चाहिए आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। मतलब अगर आप ये देखते हैं कि जो 5 फूड ग्रुप्स हैं, क्या पहला फूड ग्रुप आपका अनाज और ये जो हैं आपके सीरियल्स हैं, व्हीट है, ब्रेड है, चपाती, चावल, पास्ता, ये सब आ जाता है। मोस्टली कार्ब्स। तो उसके अंदर भी हेल्दी कार्ब्स भी होते हैं और अनहेल्दी होते हैं। अगर बहुत रिफाइंड की तरफ जाते हैं तो अनहेल्दी हो जाता है। अगर उसको आप कॉम्बिनेशन रखते हैं तो फिर वो हेल्दी आ जाता है। हाँ, या अगर होल ग्रेन्स जिसको कहते हैं हम, अब भूसी समेत, बगैर छना आटा, इस तरह के होल ग्रेन्स का इस्तेमाल रखते हैं तो वो हेल्दी उसमें रहते हैं। अच्छा, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। हम उसे हमारे घर में खवातीन छन्नी से छान छान के अलग कर रही होती हैं कि इसे तो हेल्दी इंग्रेडिएंट उसको अलग कर देते हैं, तो वो फिर हमारी सेहत में खराबी का बायस बनता है। इसी तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन में आपके पास एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन आ रहा है और वेजिटेबल सोर्सेज से आ रहा है। तो अगर आप एनिमल प्रोटीन का और वेजिटेबल का एक तवाजुन होना चाहिए, यानी अगर आप एक दिन में एक वक्त में गोश्त खा रहे हैं तो दूसरे टाइम पे आप दाल या बीन्स या चने ले सकते हैं। अच्छा, पाउडर को भी ऐड कर लीजिएगा। प्रोटीन पाउडर जो है, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर तो यूज कर रहे हैं, वो कितना हद तक? प्रोटीन पाउडर की एज सच जो है जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी डाइट के थ्रू नेचुरल सोर्सेज से ले लेते हैं। प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत वहाँ पे होती है जो पेशेंट्स होते हैं, जिनका डाइटरी इंटेक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो ले नहीं सकते हैं, जिनको मुंह के ज़रिए वो आसानी से ग़िज़ा नहीं कंज्यूम कर सकते हैं जितनी अमाउंट में उनको चाहिए, उनकी डाइट में फिर हम प्रोटीन पाउडर्स को ऐड करते हैं। अच्छा, इसलिए आप एक काम करें, मेरी आसानी के लिए भी और मेरे व्यूअर्स की आसानी के लिए भी, मुझे आप एक डाइट प्लान बताएं। अगर मेरी एज 30 के करीब है या फिर अब 35 कर लेते हैं, 30 to 40 कर लेते हैं, इस ब्रैकेट में अगर मुझे अपने दिन में मील्स को डिसाइड करना है तो वो कितने टाइम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, नॉर्मली सब लोग 3 वक्त खाना खाते हैं। हाँ, लेकिन ये नॉर्मली खा रहे हैं जो कि हेल्दी नहीं है। सफर और आपको नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, हर शख्स का लाइफस्टाइल है। अगर आप दिन में 3 बिग मील्स लेते हैं, 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो आप सही टाइम पे कंज्यूम करते हो तो दैट इज एनफ। आप सही टाइम और वो मील बताएं। देखिए, सही टाइम नाश्ते का वक्त क्या है? सुबह अर्ली मॉर्निंग आप कुछ लोगों की 12 बजे सुबह होती है, नहीं 9 से पहले, 9 बजे से पहले आप ब्रेकफास्ट एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ सारिश के सवाल को। मिसाल के तौर पे ब्रेकफास्ट में मैं खा रहा हूँ जी मूली के पराठे, आलू के पराठे, चटनी खा रहा हूँ जी बेहतरीन किस्म की, और मैं खा रहा हूँ नहीं कंप्लीट करने दे, मैं खा रहा हूँ जी निहारी, वो भी कुलचों के साथ। ठीक है जी, ये हो गया मेरा नाश्ता। लंच में जी है मैंने खानी है बिरयानी, वो कराची वालों पे फर्ज है, ऑलमोस्ट मतलब उस कैटेगरी में जा चुके हैं। बिरयानी खा रहा हूं मैं, बिरयानी खा के जी मुझे कैलुला भी करना है क्योंकि उसका सवाब भी हासिल करना है। 1 घंटे में सो भी गया। अब टाइम हुआ है जी रात के खाने का। मैं घर पहुंचा हूं, हाथ मुंह धोया है मैंने, और जी मैंने पाए भी खा लिए हैं, कबाब भी खा लिए हैं, सब खा लिया है। इस वक्त मैंने जितना भी खाया है वो शदीद अनहेल्दी है और 75% से ज्यादा लोग यही खाने खा रहे हैं इसी रूटीन के साथ। इसे कैसे करेक्ट करें? देखिए, यही तो रीज़न है ना, मैंने यही तो कहा कि आपका बैलेंस कहाँ चला गया। आपको खुद ही आपने सारी चीज़ें बताई हैं एंड यू कैन सी कि इसमें कोई बैलेंस नहीं है, इसमें वेजिटेबल्स नहीं है, इसमें फ्रूट्स नहीं है, इसमें कोई मिल्क की या दही की। आप बैलेंस करती चले ना नाश्ते की हद से मसला। अच्छा, मैं बल्कि इसमें ऐड भी कर देती हूँ, बेसिक नाश्ता जो कराची वालों का है, अंडा पराठा, चाय और पंजाब में रस कहते हैं, कराची में पापे कहते हैं, ये 2 चीजें, ये मतलब बेसिक है, सबको पता है कि ये ही होता है, या हलवा पूरी ऑन वीकेंड। इसको आप कैसे ठीक देखें? पराठा इज नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन क्योंकि हर देखें बच्चे भी हैं। मैदे का पराठा नहीं, मैदे का पराठा बिल्कुल हेल्दी नहीं है। वही मैंने आपसे कहा, आप उसकी फॉर्म को चेंज कर दें तो यू कैन मेक इट हेल्दी। अगर आप होल ग्रेन पराठा ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि पराठा इज टू हैवी फॉर यू, आप हाफ उसका पोर्शन ले लें, 1/4 ले लें, और उसके साथ आप एक एग ले लें या 2 एग्स ले लें।
इसी तरह बच्चों की नीड्स है, अगर पराठा है तो इट इज़ फाइन। हाँ, रिफाइन आटे का रोज़ इस्तेमाल ना किया जाए, ये तो जनरल सभी को पता है कि रिफाइन आटा इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फिर आपने प्रोटीन भी आ गया है, फिर आप एक कोई मिल्क की उसमें ड्रिंक ऐड कर दें या कोई फ्रूट ऐड कर दें। लस्सी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई शेक ले सकते हैं, फ्रूट और दूध को मिला के दही को। हो जाता है इससे पराठा भी, लस्सी भी या शेक? देखिए, एक पोर्शन साइज डिपेंड करता है ना, आप कितना पोर्शन में कौन शख्स, हर बंदे का अलग है। अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप ये 5 की 5 चीज़ें खाएं तो आप नहीं। अगर आपने 1/4 पराठा लिया है, आपने 2 एग बॉयल ले लिए हैं और साथ में आपने एक मिल्क शेक का ग्लास लिया है विदाउट शुगर, आपने शुगर डालने की जरूरत नहीं है, आपने मिल्क और फ्रूट ऐड किया, आप ब्लेंड किया और ले लिया, तो इट इज़ अ हेल्दी काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट फॉर यू और यू विल बी फीलिंग फुल टिल आफ्टरनून। फिर आफ्टरनून आ गई, वहाँ पे आपने पहले सैलेड लिया। सैलेड ज़रूर, सैलेड का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई फैंसी सैलेड, सिंपल फ्रेश वेजिटेबल्स जो आपके पास अवेलेबल है। खीरा है, गाजर है, मूली का टुकड़ा है, ये चीजें तो जो सिंपल वेजिटेबल अवेलेबल है, आप 1 कप वेजिटेबल खा लें, फिर आप अपना लंच कर लें। लंच में भी वही पैटर्न होगा कि जो है ना, लेस रिफाइन, मोर कार्ब्स जो हैं वो होल ग्रेन में हो, कम पोर्शन में हो, प्रोटीन का कोई सोर्स हो और साथ में आपने एक फ्रूट ले लिया। अच्छा, अभी आपने इससे के बात की मिल्क शेक या फिर लस्सी की, एक तो ये भी एक हमारे यहाँ शुरू हो गया है कि लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट। अब दूध लाई पे से हटा के यूज किया जाए, नॉर्मल दूध, खुला दूध जो कि बॉइल्ड होता है, क्या वो ठीक है या फिर ये हम लो फैट की तरफ ही जाए? देखिए, नहीं, लैक्टोज फ्री तो देखिए उन लोगों के लिए जरूरत होती है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। हाँ, लेकिन अब तो ये जो जैसे सारिश ने बताया है, ये तो ट्रेंड बनता जा रहा है, लोग एज अ फैशन सिंबल मांगने लगे कि जी मेरी कॉफी लैक्टोज फ्री मिल्क में। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेक लैक्टोज फ्री मिल्क। इसी तरह फैट है, जैसे आपने मुझे जो रूटीन अभी बताई थी उसमें क्या था, फुल ऑफ फैट और सारा बहुत ओवर हैवी मील था, ऐसा ही था। तो फैट कंजम्पशन जो है ना बैलेंस डाइट में, उसकी भी एक गुंजाइश है। अभी आपने सुना होगा कि जो हमारा ऑयल कंजम्पशन है वो कितना ज़्यादा है, फैट। अगर एक बंदा, एक शख्स एक दिन में 5 to 6 टीस्पून ऑयल, एक जो नॉर्मल रिकमेंडेड है एक हेल्दी डाइट का पार्ट होना, उसको कंज्यूम करें तो आप 1 लीटर ऑयल जो है ना एक बंदे का 1 महीने में कंजम्पशन होगा। जैसे आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लीटर ऑयल शुड बी यूज्ड इन अ मंथ। लेकिन हमारे यहाँ ये कितनी है इसकी एवरेज कंजम्पशन? ज्यादा, डबल है। अच्छा, डबल है। और स्पेशली हम लोगों की एक सबसे बुरी आदत ये है डॉक्टर फायजा कि हम लोग जब, एक तो हम चावल खाने के काफ़ी आदी हैं, मतलब अक्सर घरों में मैं देखती हूँ कि जी राइस के बगैर कोई दिन नहीं होता, हमारा डेली राइस बनता है। चावल आप खाएं, लेकिन चावल को क्वांटिटी जो इतनी प्लेटें भर भर के कंज्यूम करते हैं उसको कम करें। हम लोग अक्सर डॉक्टर्स को देखते हैं वो रिकमेंड करते हैं बॉइल्ड राइस, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना सारा ऑयल डल के पुलाव पकती है, तड़के वाले चावल पकते हैं, तो वो तो बहुत मुश्किल है। बैलेंस वहीं खराब हो जाता है जब आप ऑयल का बहुत ज्यादा, आप कहाँ 5-6 चम्मच, टीस्पून की बात कर रहे हैं हम, कहाँ आप खाने के चम्मच 5-6 डालते हैं बड़े वाले जो जिसपे सालन पकाया जाता है, तो उससे आपका जो 1 टीस्पून ऑयल में ना आपको अच्छी खासी कैलोरीज, मतलब 100 कैलोरीज। डॉक्टर साहब, एयर फ्रायर जैसी नेमत आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पर आ गए हैं कि अब वो 1 चम्मच से भी कम में आ गए। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा अभी भी अपने नाजरीन के लिए भी और अपने लिए भी कि देखें डॉक्टर साहब, लोग जो हैं वो जिम जाते हैं, जिम में उन्हें ऊल पटांग डाइट्स बता दी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे ट्रेनर्स खराब होते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने वेट लिफ्टिंग की वजह से ट्रेनर बने हुए, उन्हें नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे आप उनकी टर्मिनोलॉजी में बताइए कि ब्रेकफास्ट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब, हैवी कार्ब जो है वो हम लंच में ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट में हम लें, कैसे कंज्यूम होंगे कार्ब्स हमारे, अगर हम लंच में ले रहे हैं तो कंज्यूमेबल है, डिनर में हम नहीं ले सकते जैसे कार्ब्स, क्योंकि वो रात में जो है आपने सोना भी होता है डिनर के बाद। प्रोटीन किस तरीके से लिया जाए, इस तरह से अगर आप एक कैपिंग करके बताएंगे तो इजी रहेगा। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ जो है क्वालिफाइड जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं, उनके बजाय हर शख्स जो है वो न्यूट्रिशन एडवाइस देना शुरू हो जाता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो फिटनेस ट्रेनर्स हों, चाहे वो, अब तो ये भी आप देख रहे हैं कि जो शेफ्स हैं और कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो उन्होंने भी अपना प्रोफेशन चेंज करके वो न्यूट्रिशनिस्ट बन गए और वो डाइट फूड इंस्टाग्राम के न्यूट्रिशनिस्ट बिल्कुल, और वो आपको पूरे पेजेस चल रहे हैं और इतनी फैन फॉलोइंग है और मतलब दे आर एडवाइजिंग पीपल। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका अलमिया यह है कि हमारे यहाँ अभी तक न्यूट्रिशन काउंसिल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स की, ताकि वरना हर कंट्री में ये होता है कि आप जो क्वालिफाइड लोग हैं वो ही एडवाइस दे सकते हैं। exactly. ऐसे नहीं है कि किसी शख्स ने भी डाइट रिलेटेड एडवाइस, अब एक कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास जाके आप अपना किडनी का इशू तो नहीं रिजॉल्व करवाएंगे ना। इसी तरह जो एक डाइट एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड,
वो आपको कभी गलत मशवरा नहीं देंगे। आप दीजिए मशवरा। हाँ, तो उसके लिए दुरुस्त बात यह है कि जो जैसे आपने कहा कि आप अमाउंट बताएं, वो हर शख्स की डिफरेंट होती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट इज एनफ। 1.2 ग्राम भी हो सकता है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में। जैसे अगर आपका वजन 80 केजी है, प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम प्रोटीन आप खा सकते हैं। से हासिल कर सकता हूं? अब 80 ग्राम कैसे हासिल कर सकते हैं? एक अंडे में आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आपने 2 एग्स ले लिए हैं या 3 एग वाइट्स ले ली हैं तो आपका 20 ग्राम प्रोटीन हो गया। एग वाइट्स, योग आप 3 नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। एक योग इज एनफ इन अ डे। उसके बाद आपने जो है अगर एक बोटी जो होती है 1 इंच की, उसमें भी 7 to 8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आपने जैसे एक 3 लाइक इतना पाम साइज जो है ना एक पोर्शन ले लिया है मीट का, तो आपको तकरीबन इतना ही मिल जाता है। लाइक पाम साइज तो मैं बड़ा कह रही हूँ, लोग नॉर्मली इतना शायद नहीं करते, इसका हाफ कर लें एक वक्त में। और इसी तरह से फिर आपने कोई दाल, बीन्स, चने की 1 कप ले ली है और साथ में आपने ऑब्वियसली आपके ना कोई कार्ब्स भी ले रहे होंगे, वहां से भी प्रोटीन मिल रहा होता है। कार्ब्स की टाइमिंग बताइएगा कि क्या होगी? ब्रेकफास्ट में खाना सही रहता है या लंच में? ब्रेकफास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। लंच और डिनर में आप अपना बहुत स्मॉल पोर्शन में कंज्यूम करें। मतलब ओमिट करना इज नॉट एडवाइजेबल, आप ले सकते हैं इवन, लेकिन डिनर अर्ली करें। बहुत लेट एक चीज और भी है डॉक्टर, लोडेड होगा। कुछ लोग अपने दिन का आगाज ब्लैक कॉफी से करते हैं। मतलब वो जो एक ब्रेकफास्ट होता है ना, कि पूरी रात से आपने कुछ नहीं खाया और सुबह जब आपने उस फास्ट को तोड़ा तो वो आपने ब्लैक कॉफी से तोड़ा। ये क्या ठीक है आपके स्टमक के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए? देखिए अगेन हर बंदे ने अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ब्लैक कॉफ़ी अर्ली मॉर्निंग आप लेंगे, ज़ाहिर उसमें कैफीन होती है। कुछ लोगों को वो थोड़ा अलर्ट कर देती है, बूस्ट मिल जाता है, एक मेंटल अलर्टनेस आ जाती है। तो मेंटल अलर्टनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब वो खाली पेट की बात कर रही हूँ, एम्प्टी स्टमक आई डोंट थिंक सो अर्ली मॉर्निंग नहीं लेना चाहिए। कुछ और भी, लेकिन अगर मतलब डिपेंड कर रहा होता है हर शख्स के ऊपर। अब कुछ लोगों को कोई रूटीन पे वो सेट होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। कुछ लोगों को एसिडिटी शुरू हो जाती है, ऐसा भी है। चाय के बगैर नहीं चल सकते, कुछ लोग चाय के बगैर चुस्की जो है वो चाहिए, तो वो हैबिचुअल होते हैं, बहुत ज्यादा कंजम्पशन। साइकी भी इससे रिलेट कर जाती है कि मैं जब तक चाय नहीं पीऊंगा मैं एक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, तो मॉडरेशन जो है ना, सर दर्द होता है कुछ लोगों का। अब जैसे एक दिन में आप अगर 3 कप चाय लेते हैं तो दैट इज फाइन। कॉफी अगर आप 1 कप या 2 कप ले लेते हैं तो दैट इज ओके, नॉट मोर। अच्छा, अभी हमने ये सारी बातें की हैं कि नॉर्मल जो हमारी होना चाहिए मील न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए उसकी। अब वो लोग जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं और उसके लिए इतने पेजेस को फॉलो करते हैं, वो लोग जो कि ट्रेनर्स हैं जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है, कोई क्वालिफाइड नहीं है, वो उनको गाइड कर रहे हैं। अब वो पता नहीं किस किस तरह के उनको आप सौंफ वाला पानी पिए, 35,000 रुपए का खाना भी मंगा रहे हैं बेचारे। हाँ, आप सौंफ का पानी पिए, आप सुबह उठते ही 1 कप पानी रह जाए उसमें जीरा आपने अच्छी तरह बॉयल करना है वो पिए, या फिर आप सुबह उठते ही एप्पल साइडर विनेगर पिए गर्म पानी में। ये जो सारी देखिए ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये जो लाइक हम कहते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, जो सर्टिफाइड क्वालिफाइड, वो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बात करते हैं। वो कभी भी एविडेंस के बगैर आपको कोई चीज़ रेकमेंड नहीं करेंगे। और जितने भी क्वैक्स हैं जिनके पास लेस नॉलेज है, तो वो हमेशा आपको ऐसी चीजों की तरफ लेके जाते हैं, या जिनके पास फक्की आ गई है जी, ये ऑर्डर कर लें आप, दिन रात खाते रहें, पतले हो जाएं। बहुत सारी चीजों का रोल भी है वेट मैनेजमेंट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल है। अब एक्टिविटी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप समझते हैं कि विदाउट एक्टिविटी आप हेल्दी हो जाएंगे और अपना बड़ा हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, लोग इतने अब किसी ना अक्सर कहते हैं फूड किस्म के हो चुके हैं कि उनको ये लगता है कि जनाब हम घर में तो तैयार नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतना टाइम है जाएं ग्रोसरी स्टोर पर और वो चीज़ें लेके आए जिनकी हमें डेली बेसिस पर अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है। तो वो 30-30, 40-40 हज़ार रुपया देने पर तैयार हैं कि भले वो इतना सा आएगा, वो चलो जी ऐसा आ जाएगा कि जिससे हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। सैरिश उससे पता है क्या, उससे फायदा मालूम है क्यों नहीं हो रहा है? एक बार मैंने भी ये ट्राई किया इंस्टाग्राम से मंगवा के, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें कितने ग्राम कार्ब्स है और कितने ग्राम प्रोटीन है? वो कह रही थी ये हाई प्रोटीन है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कितने ग्राम? मैंने कहा मुझे ये तो बताओ कितने ग्राम प्रोटीन है भाई, मैं कितना इंटेक ले रहा हूँ, मुझे आगे कैलकुलेट करना है अपना पूरा दिन। कह रही थी हाई प्रोटीन डाइट है आपकी। मैं भाई साहब अगली बार ना भेजिएगा। एग्जैक्टली, देखिए इसीलिए हमें मीडिया पे भी ऐसी चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत ओवर कंजम्पशन है जो स्वीटन शुगर बेवरेजेस का जो है ना, लिक्विड बेवरेजेस जो शुगर फ्री, जीरो शुगर भी और शुगर वाली भी जो है स्वीटन बेवरेजेस, उसकी फॉर्म में जब आप फैट इंटेक बहुत ज़्यादा है और शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है,
तो ये जो है ना, ये एक कॉजेज हैं आपके, जो आपने अभी ब्रेन हेल्थ की बात की ना, वो आपके मेंटल हेल्थ को भी बड़ा इफेक्ट कर रही है, ओबेसिटी को बढ़ा रही है। अगर आप जो है फिटनेस की तरफ भी आपका रुझान है, आप एक्टिव हैं, तो आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट कंज्यूम करने की बहुत ज़रूरत है। और जो एग्जैजरेटेड अमाउंट्स में ये ड्रिंक्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लाइक मैं अपनी एक क्लास में जब जाती हूँ तो मुझे पता चलता है हाँ मैं तो 1 लीटर जूस, पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, ये कट किया हुआ, ये कार्ब्स कट किए हुए, एक जूस का डब्बा पी रहे हैं। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि जूसेस एंड ये जो बेवरेजेस हैं ये आपके लिए कितनी हार्मफुल हैं। वो असल में ज़हन में ये होता है ना कि जितनी कैलोरीज मुझे एक दिन में लेनी है वो इस जूस में बस वो काफ़ी या है, किसी सप्लीमेंट में मिल जाएंगी या कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी गिमिक्स, तो उसके लिए अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, और इसी मकसद के लिए हमने आज आपको दावत भी दी है। इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा फैट इंटेक है, देखिए जो इन फॉर्म ऑफ बेकरी आइटम्स है, जो हम बाहर के प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं, फास्ट तो फूड बहुत गलत है। बिल्कुल, आप अगर आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं तो आप समझ लें कि आप अपनी सेहत से खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आप फिलहाल जो है वो हम एक और शख्सियत को जो है वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि डाइट की बात हो रही है। हम चाह रहे हैं कि जो गेमर्स हैं हमारे, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है नाजरीन हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और सऊदी अरब में मुनक़िद गेम्स 8 टेकन 7 नेशंस कप में पाकिस्तान की फरीक टीम ने जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त दे दी। जी हाँ, रियाद में इंटरनेशनल टेकन 7 के फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने अपनी हाजिर दिमागी से हरीफ को चित कर दिया है। थोड़ा सा मुझे भी मौका दे देना। जी आप पूरा मैं तो चाहती हूँ कि मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस कराऊं ना, क्योंकि श्योर। बड़ा अच्छा इन्होंने वहाँ परफॉर्म किया है, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस वक्त अरसलान सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरसलान, मैं आपको पहले तो मुबारकबाद दूंगी, आपने जनाब ये चैंपियनशिप में बड़ी धूम मचाई है, और मुझे ये बताइएगा क्या राज है इतनी कामयाबी के पीछे, कैसे कर लेते हैं आप? राज आई थिंक राज कुछ नहीं है, बस हम मेहनत करते हैं और शुरू से खेल रहे हैं। लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन मैं 12-13 साल से गेमिंग कर रहा हूँ, तो बचपन से ही गेमिंग कर रहे हैं। तो अब गिफ्टेड भी में लगता है कि मैं हूँ थोड़ा सा, लेकिन मेहनत ज़्यादा, काफ़ी मेहनत करते हैं, और हम एज अ कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अच्छा अरसलान, अभी नेशनल गेम्स में जो है वो आपने कोरिया की टीम को शिकस्त दी है। नाजरीन को थोड़ा इंटरनेशनल गेम्स के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि टीम में आप भी थे और भी पाकिस्तानी थे, और नेशनल गेम्स में ये टफ टीम कौन सी थी? नेशन कप जाने से पहले आई थिंक जो 3 टीम जितना स्ट्रॉन्ग है दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान, कोरिया और जापान है। तो मैं था शुरू से ही कि अगर हमारा फाइनल आया तो या तो वो जापान से आएगा या तो वो कोरिया से आएगा। तो पाकिस्तान कोरिया की बोर लगती है आपस में, क्योंकि नंबर 1 पे कौन है इस मामले में। हम कहते हैं हम नंबर 1 पे, वो कहते हैं वो नंबर 1 पे। तो हम शुरू से था कि हम दोनों का पाकिस्तान या कोरिया का ग्रैंड फाइनल आएगा। तो नेशन कप में 16 मुल्क से एक टीम गई थी, तो 16 कंट्रीज आए थे और हर कंट्री से 3 लोग एज अ टीम खेले थे। तो 3 दिन तक ये टूर्नामेंट रहा था। पहले दिन ग्रुप से, जिससे उसके अगले दिन टॉप 8 था और तीसरे दिन ग्रैंड फाइनल था। तो हमारे ग्रुप में सऊदी अरेबिया था, साउथ अफ्रीका था, जापान था। हमने उनको बीट किया। फिर अगले दिन हमें मिला यूके को हराने के बाद फिर आया कोरिया को हमने हराया। फिर ग्रैंड फाइनल कोरिया को। तो अरसलान, जिस तरह हम क्रिकेट में स्विंग ऑफ सुल्तान है वसीम अकरम, वैसे ही जनाब आप गेमिंग की दुनिया के सुल्तान है। कुछ बताइएगा कैसे सफर का आगाज किया, कैसे ख्याल आया, कुछ जर्नी शेयर करें हमारे साथ। जर्नी तो अच्छा, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि मैंने बचपन से कोई 12-13 साल की उम्र में शुरू किया था गेम खेलना। उसके बाद मैंने कोई 19 साल का था जब मैंने सोचा कि पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा जीत रहा था मैं। तो फिर मैं रिस्क लिया, पहली दफा मलेशिया गया, वहाँ से मैं हार गया था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैं जापान और दूसरे मुल्कों में जाकर जीतना शुरू कर दिया। इस तरह ही मुझे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता गया आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत सी मुश्किलात थी कि पाकिस्तान में रहना आसान नहीं है, और ऊपर से पासपोर्ट पाकिस्तान का दुनिया के सबसे मतलब वर्स्ट पासपोर्ट है। तो उस पर ट्रैवल करना भी एक चैलेंज था मेरे लिए। तो काफ़ी मुश्किलात आई थी सफ़र के अंदर भी, ट्रैवलिंग के अंदर भी, और खेल और वसाइल भी नहीं है पाकिस्तान के जैसे इंटरनेशनल लोगों के पास हैं, कोरिया, जापान और यूएसए के पास। लेकिन फिर किस तरह की सुविधा करके जीत पाया गया और पाकिस्तान को स्पोर्ट कार्ड मिलती गई। तो फिर मजीद अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर आती रही।
आज हमने नेशन कप जीता पाकिस्तान का। पाकिस्तान इज द नंबर 1 रीजन अभी है दुनिया के अंदर, तो ये जर्नी बहुत अच्छा। नॉर्मली जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो वालदैन उन्हें बहुत रोकते हैं, भाई वालदैन को लगता है कि ये बड़ी कोई गड़बड़ वाली चीज हो रही है, गेम छोड़ो पढ़ाई करो, गेम्स के अंदर क्या रखा है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपके साथ बचपन में वालदैन का रवैया कैसा रहा, मतलब वो मामला सही था या वो भी आपको रोकते थे कि भाई गेम नहीं खेलनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो वालदैन भी आई थिंक सही थे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एक चीज हो ही नहीं होती तो लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं होती उस चीज की। जिस तरह की अभी लोगों को लगता है, और ऐसा है भी कि जो सक्सेसफुल आप तभी बनोगे जब आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई आईटी की फील्ड में जाओगे। आज के ज़माने में तो आईटी बहुत आगे चली गई। तो अब जबकि मुझे भी रोका करते थे मेरे वालिदैन, वो तो भले के लिए रोकते थे कि गेमें खेलने से तो आप खराब हो गए, तो वो भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन अब क्योंकि काफी अवेयरनेस आ गई है, अब क्योंकि गेमिंग इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और पूरी दुनिया में क्योंकि आप कोई भी लड़का अपने घर बैठे मोबाइल पे गेम लाजमी खेला, तो ये थी ना लोग करते थे मुझे बिल्कुल। चलिए, लेकिन वो बात वही है ना, अरसलान भी इसीलिए कह रहे हैं कि वालिदैन की बात भी ठीक है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। मुस्तकिली आप खेलते रहेंगे, पूरा पूरा दिन गेम खेलते रहेंगे तो जाहिर है ये फिर आप गलत कर रहे हैं। मेरे साथ अरसलान भी मौजूद हैं, डॉक्टर फायजा भी हैं, तो वहीं में ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल जरूरी है जी, क्योंकि डाइट में भी बैलेंस जरूरी है और वालिदैन की तरफ से भी बैलेंस जरूरी है, और ब्रेक के लिए भी हमें शो के लिए बैलेंस जरूरी है। तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है में अरसलान, ऐश और डॉक्टर फायजा हमारे साथ हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी और आपका सवाल रह गया था जी अरसलान। बिल्कुल, मैं अरसलान से जनाब ये बात कर रही थी कि आजकल की नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए तो वो सभी आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ गेम्स के हम साइड इफ़ेक्ट्स को भी अगर अपनी नज़र में रखें तो अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। क्या पैगाम देंगे आप उन बच्चों को जो कि गेमिंग का बड़ा शौक रखते हैं लेकिन फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं? बिल्कुल मैं सबको, इवन के मेरा मोटो ही यही है मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे जब इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो मैं खुद की पिक्स लगाता रहता हूँ जिम की, वो काफी स्टोरीज भी शेयर करता हूँ। और मैं बिल्कुल सबको ये कहता हूँ कि जो लोग अज्यूम करते हैं कि गेमर्स सारा दिन बैठे रहते हैं एक कमरे के अंदर, साथ सोते हैं आगे और खाते रहते हैं और पीते रहते हैं और गेमिंग करते रहते हैं और उनके पेट नीचे होते हैं, आई थिंक ये ट्रू है, बिल्कुल ये सच है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आई थिंक दिन के अंदर प्रोफेशनली, बीच में प्रोफेशनली खेल रहा हूँ, आपको 6-7 घंटे गेम खेलने से ज़्यादा नहीं खेलनी चाहिए। और उसके अलावा आपको फिटनेस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप सारा दिन 6-7-8 घंटे एक चेयर बैठोगे और उसके बाद कुछ नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये सिम्टम्स आ जाएंगे आपके अंदर। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा करता हूँ जिम, रेगुलरली जाता हूँ, उनको 2 आवर्स जिम में मैं स्पेंड करता हूँ रेगुलरली। बिल्कुल, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि अगर हम अर्सें तो इनकी फिजिक भी बहुत ज़्यादा कोई मतलब फैले हुए नहीं है ये, और आई साइट भी इनकी मुझे ठीक लग रही है, अदरवाइज इन्होंने ग्लासेस लगाए होते, वरना गेमर्स के साथ के दोनों काम ज़रूर होते हैं। डॉक्टर फायजा, क्या वजह है कि हम लोग गेम खेलते रहते हैं और जनाब फिजिकल हेल्थ पे कोई तवज्जो ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स भी इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स में इन्वॉल्व करना। ये हमारी कौम बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो गुजार रही है, और आप देखें कि इवन जितनी भी खवातीन हैं अगर आप देख लें तो उसमें कितने % लोग हैं जो फिजिकली एक्टिव हैं या जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी तो मसल ही नहीं बने होते, उनकी बॉडी टोन अप ही नहीं होती, मतलब फैट ही फैट है। और जनरल जो लोग कभी जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की उनकी बोन्स वीक हो रही है। ये फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ में। आपकी बोन स्ट्रॉन्ग जब होंगी, आप चाहे जितनी भी आला डाइट ले लें, जितना अच्छा कैल्शियम ले लें, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं या आपने जो वेट बेयरिंग स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं तो आपकी बोन्स में ताकत नहीं होगी। आपकी बोन्स में वही ऑस्टियोपोरोसिस जो है कितना कॉमन है, फिर हमारे यहाँ जो नी इश्यूज़ हैं, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कितने कॉमन है ख़वातीन में। हर घर में आप देखेंगे कि हमारी अम्मियाँ
नानियाँ जो हमारी खालाएं हैं ओवर एज वो फिर सामने आते रहते हैं, बल्कि अब 35 से 40 के दरमियान भी आ जाते हैं। तो और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी इजिप्शियन कहीं पर, तो उसके अंदर मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई सारिश कि आप के जिस्म में तकरीबन 650 के करीब मसल्स हैं, जिनमें से अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं तो 630 के करीब मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल 630 के करीब मसल्स आपके एक्टिव हैं। अगर आप सिर्फ वॉक करने पे अपने ध्यान दें, ना जॉगिंग करें ना कुछ करें, तो वॉक करना भी जो है वो डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है। अगर आप कोई वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक कर सकते हैं। और जैसे कि अरसलान ने बताया, आपके पास दोबारा आते हैं डॉक्टर साहब, कि ये तो भाई इतना टाइम अरसलान आप जिम में लगा रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहला सवाल यही करूंगा भाई कि फिर गेम की प्रैक्टिस कब होती है? कहा है कि 7 घंटे, आई थिंक इज इनफ प्रोफेशनली। 6-7 घंटे इज मोर देन इनफ। लेकिन खाली ये 7 घंटे जितना मैं अभी, जैसे कि मैं कार्डियो कर रहा हूँ, मैं उससे कार्डियो पे चल रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मैच लगाता हूँ अपना, तो वो दोनों चीजें साथ साथ हो जाती हैं। मतलब आपको स्टडी करना भी जरूरी है अपने ओपोनेंट को, ना कि सिर्फ गेम खेलना पागलों की तरह। मतलब ये टेक्निकल, अगर आप गेम के अंदर जाओगे तो टेक्निकल चीजें हैं कि आप 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको अपने ओपोनेंट का भी माइंड पकड़ना पड़ता है, उनके मैचेस देखने पड़ते हैं। तो वो वाला अगर टोटल मिलाया जाए सारा टाइम, तो कोई 8-9 घंटे मेरे दिन के गेमिंग के अंदर लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस को 6-7 घंटे लगाता है। बाकी 2-3 घंटे। अरसलान, मुझे ये बताएगा, अक्सर बच्चे शौकिया शुरू करते हैं और उसके बाद वो इतना उनको मजा आता है कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें सोचना पड़ता है कि भी मुझे इसको एज अ करियर आगे लेके चलना है, परसू करना है। आपको कब ये फील हुआ, फिर आपने घर वालों से शेयर किया होगा, क्या रिस्पॉन्स मिला? अब पता मुझे इतना मिला जब मैं था, आई थिंक 21 साल का था, 20 साल का था, जब पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट हुआ था। पाकिस्तान में काफी बड़ा इस्लामाबाद टूर्नामेंट हुआ था, तो वो जीता जाके। उसके बाद काफी पाकिस्तान के अंदर मुझे फेम मिला। फिर मैं अलग अलग टूर्नामेंट में जीती जा रहा था पाकिस्तान में, कोई हरा नहीं पा रहा था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मुझे कितने हराना, मतलब सबने मेरे साथ खेलना ही छोड़ दिया पाकिस्तान में। तो मैंने कहा यार सिर्फ पाकिस्तान में तो मैं जीत चुका हूँ, कुछ खेलता भी नहीं है, अब अगला स्टेप क्या है, या तो मैं बाहर चला जाऊँ। और जब मैं बाहर जाके जो लोगों के कोरियंस के जापानीज के मैचेस देखा करता था, तो मैं तब उनको देख के भी सोचा करता था यार इनको तो मैं हरा सकता हूँ। वो मेरी अपनी एक थिंकिंग थी, तो लोग नहीं समझते थे। तब फिर जब मैंने घर वालों से बात की कि मैंने बाहर जाना है, एक दफा रिस्क लेना है, मुझे पैसे चाहिए, और ये मिडिल क्लास फैमिली से थे है, और तब उन्होंने अफोर्ड नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी कर सके थे, कोई 30-40 हज़ार का, तो उन्होंने दिया कि ठीक है। मतलब माने नहीं बिल्कुल भी। जब मैंने कहा मैं कोरियन को हरा सकता हूँ, जापानीज को हरा सकता हूँ, तो उनकी भी रिएक्शन थे कि यार किस तरह पॉसिबल है। वो तो मतलब तो जापानीज को कुछ एलियन समझ बैठते हैं कि वो उनको हराया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हराया जा सकता, जितना हमने प्रूव किया, और कोई भी हरा सकता है किसी को भी। तो फिर थोड़ा कन्विंस करके मैं, दोस्तों ने लगी मेरी बहुत मदद की थी। जबरदस्त। अच्छा ये अरसलान के आपने खैर कोरिया को जो है वो जापानीज गेम में हरा दिया, और इनको जो है वो आपने शिकस्त भी दी। मुझे बताएं कि टेकन की अगर हम बात करें तो टेकन के आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन से हैं? डेविल जेन, क्लाउडियो? मेरा तो डेविल जेन है। आपने खेली टेकन? नहीं? अच्छा फिर अब आप खेलिएगा। आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? किसके साथ ज्यादा खेलना पसंद करते हैं? मैं छोटा था तो मैं तभी से स्टार्ट करा था, तो टेकन मेरे बिल्कुल घर के सामने लगा करती थी। उस गेम के ऊपर काफी क्राउड हुआ था, और टेकन से आप ना काफी रिलेट करते हो। जब दूसरी फाइटिंग गेम्स को देखते हो तो उसके अंदर आप फायरबॉल फेंक रहे होते हो, मतलब ऐसी चीजें जो होती नहीं है रियलिटी के अंदर। तो जब आप टेकन देखते हो तो आप बहुत ज्यादा रिलेट करते हो, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें वो कर रहे होते हैं वो आप एज ए ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हो। मतलब जो जिम्नास्टिक के मूव्स हैं और जो नॉर्मल मूव्स हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, तो वो काफी रिलेट करती है टेकन आपको खुद से। तो वो इसलिए भी मुझे पसंद थी टेकन, और वो टेकन मेरे एरिया में जब मैं स्टार्ट की थी बहुत पॉपुलर भी थी। तो चले अरसलान वाले आपसे, जो पाकिस्तानी बच्चे टेकन खेलते हैं उनको क्या टिप्स देंगे आप? क्योंकि हर गेम में जीत के लिए अलग अलग टिप्स होती हैं, तो कुछ बताइए आप। टेकन में मुझे पसंद, मैं टेकन 3 में जब खेलता था मैं जिन पसंद था। और अभी मैं जिससे खेलता हूँ वो मैं खेलता हूँ उससे जसीना से और एक कुली मिट्टी है, लेकिन अभी मुझे स्पीच पसंद है कैरेक्टर है, लेकिन उसे खेलना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन अभी मैं जो खेल रहा हूँ वो जसीना कुली मिट्टी है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जनाब गेमिंग भी आप अपने एज अ करियर इसको ले सकते हैं, इसको परसू कर सकते हैं।
और लेकिन इसके लिए आपको साथ साथ फिजिकल हेल्थ का, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना, पढ़ाई नहीं छोड़नी, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और बनता है सारी, जो कि मैं आपसे करना चाहूँगा और डॉक्टर साहिबा से भी करना चाहूँगा कि गेमिंग बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम भी बड़ा रोशन हुआ और हम जीते भी हैं एक इंटरनेशनल टाइटल, लेकिन बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो कि हमारे बच्चों को नफसियाती मरीज बना रही हैं। वो उन गेम्स के साथ लगे रहते हैं और पता नहीं किसी अननोन के साथ बात करते हुए कोई मिशन प्लान कर रहे हैं, मार रहे हैं। 20-20 घंटे की जो है वो उनकी स्ट्रीक्स चल रही हैं, एग्जाम्स में, रोड पे, घर पे, दावत में, जहाँ पर भी आए हुए उनके गेम्स लग गए हैं। ये एक साइकोटिक तरीके से किस हद तक, एक मेंटल हेल्थ पे भी मैं जानना चाहूँगा कि ये नॉर्मल है या ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि मुझे जाती तौर पे ये बिहेवियर बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर अनडाउटेडली। और पता आपको, हमने तो ऐसी कई खबरें रिपोर्ट की हैं कि जनाब मोबाइल ले लिया, इसी वजह से पेरेंट्स ने या सिस्टम से उठा दिया, तो पता नहीं कहाँ से गन ले आया बच्चा, वो चला दी घर में, लड़ाई झगड़े, बावेला। हर चीज में एक मीजान जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। देखिए, जिन गेम्स में आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है ना, उसमें अपने बच्चों को इंगेज करें, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स को इस बात का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो लड़कियां हों या वो लड़के हों, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिन गेम्स में, वही आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अब आप गैजेट्स पे बैठ के अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई बहुत माइंड गेम्स हैं, कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म की है, तो उसका भी एक टाइम लिमिट है। वो लाइक 30 मिनट्स to 1 hour से ज़्यादा आपको स्क्रीन पे वैसे भी रेकमेंडेड ही नहीं है फॉर योर गुड मेंटल हेल्थ। इवन आप देखें, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को, 3-4 साल वाले बच्चों को जो माएँ आदत डाल देती हैं गैजेट्स, तो वो लोग देखें लाइक उनमें बहुत सारे स्पीच इश्यूज़ हैं, उनके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ सामने आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे को एक इंटरैक्टिव माहौल चाहिए। अगर आप उसको लाइक बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त आप उसकी जिस तरह जो भी आप उसको डाइट देते हैं, जो उस तरह का लाइफस्टाइल में वो रहता है, उसका उसकी मेंटल हेल्थ पर और उसकी फिजिकल हेल्थ दोनों पे असर है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और आपने बड़ा ये मुफीद मशवरा दिया। और प्लीज वाकई अपने बच्चों को गैजेट से बचाएं, ये चीजें ठीक नहीं है। उनसा शाह ने भी हमें फहीम ज्वाइन कर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें जैसे ही आपने बात की कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ये आदत डाल दी जाती है थोड़े अरसे बाद, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने एक सितारे के साथ पैदा होते हैं, जिसका हाल जो है वो हमें उनसा शाह काफी हद तक अपने कार्ड्स की मदद से बता ही देती हैं। तो वेलकम टू द शो उनसा, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मेरा और सैरिश का कार्ड निकाल के बता दीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। अच्छा ओके, सवाल तो करें कार्ड के लिए। चले जी, हमारा ये वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है ये बता दें आप। चलें, पहले सैरिश का कार्ड मैं निकाल रही हूँ। सैरिश के लिए 2 of Swords का कार्ड है। दो तलवारें हैं और डबल माइंडेड रहेंगी, इंडिसाइसिव रहेंगी किसी चीज को लेकर, और या आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है या करियर है, तो डबल माइंडेड होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा स्ट्रेस भी नजर आ रहा है, किसी के साथ झगड़ा फिर फटा भी हो सकता है। ओह माय गॉड, 2 तलवारें हैं, 3 कर देती तो शॉपिंग ही कर लेती, वो वहां पे 2-3 शॉपिंग सेंटर हैं। अच्छा, मेरा कार्ड। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा फहीम के लिए भी जो कार्ड है वो 8 of Swords का कार्ड है, और इसमें ये है कि 8 तलवारें हैं। इनसिक्योरिटीज, फियर्स रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके। कोई खौफ है उनके जहन में, कोई ऐसे ख्वाब भी आ सकते हैं जो उनको खौफजदा कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज है जो इनके जहन पर बैठी हुई है, तारी है, हावी है, जो निकल नहीं रही है, उसमें स्टक हुए में किसी चीज में। हो सकता है करियर को लेके हो, कोई ऐसी उलझन हो जहन में जो वो अपने जहन से निकाल। किसी का उधार तो नहीं देना फहीम ने वापस? ये कार्ड कौन सा निकला है मेरा, इसका नाम क्या है? 8 of Swords। 8 of Swords। ओह, इसको पता चल गया मुझे सैलरी बढ़वानी है। वही कशमकश लेके बैठा। अच्छा बौंसा, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फायजा मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर फायजा का भी आप कार्ड निकाल लें, और मैं चाहूंगी कि इनको आवाज भी आनी चाहिए कि इनके बारे में क्या बताया गया है, तो उनसे देखिएगा। डॉक्टर फायजा की डेट ऑफ बर्थ तो शेयर कीजिए। डॉक्टर फायजा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आई एम अ सेजिटेरियन। सेजिटेरियन, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर, सेजिटेरियन है। ठीक है, फायजा, डॉक्टर फायजा। ओके, आज थोड़े ही अजीब से कार्ड्स आ रहे हैं। वैसे 3 of Swords का कार्ड है डॉक्टर फायजा के लिए, 5 of Cups और 7 of Wands का कार्ड है।
कोई चीज है जो उनको हर्ट करेगी, कोई तकलीफ पहुंचती हुई नजर आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट किसी चीज को लेकर, अपने करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, लव लाइफ को लेके डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई दोस्त इनका दिल तोड़ सकता है, और कुछ ऐसा है कि किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रगल इनकी नजर आ रही है कि आगे आने वाले टाइम में इनको कोई भी चीज इनको हासिल करनी है, कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए दौड़ भाग नजर आ रही है, जो है वो स्ट्रगल नजर आ रही है। स्ट्रगल के बगैर इनको कुछ मिलेगा नहीं, या इनकी फील्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और ये कंपटीशन इनको जो है वो अपना करना पड़ेगा। अच्छा उनसा आज जो कार्ड निकल रहे हैं ना वो बड़ी ऐसी तबीयत के निकल रहे हैं कि सबके साथ कुछ किया पाचा, या मैं अगर बेड़ा गर्क कहना चाहूं तो वो भी किया जा सकता है कि जी सबके साथ हुआ हुआ है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूंगा कि जरदारी साहब का भी कार्ड निकाल दें, क्योंकि लाहौर में वो इस्तेकाम के साथ भी बैठने वाले हैं और बड़े खुश हैं माशाल्लाह, तो उनका भी कोई कार्ड निकाल ही दें आज। आसिफ जरदारी साहब के लिए कार्ड, अब देखिए आसिफ जरदारी साहब के लिए सिंध कार्ड ना निकाल दीजिएगा। एक पहला कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, यानी कि स्ट्रेस में है किसी चीज को लेकर, हो सकता है रात को इनको नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, एंजाइटी भी इनको फील हो सकती है, कोई चीज है इनको खौफजदा कर रही है। और उसके अलावा यहाँ पर सन का कार्ड है, यानी कि वो चीज खत्म हो जाएगी, खुश बहुत है, हैप्पीनेस नजर आ रही है, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, और कुदरत भी उन पे मेहरबान है, और जो है उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रही, कोई खतरा नहीं है। बस ये कि अंदर से थोड़े से खौफजदा हैं, सेहत से रिलेटेड जो है यहाँ पर सब खौफजदा हैं। सहरिश मैं कह रहा हूँ आप उनसे ऐसा कीजिए, आप गड्डी बदल लीजिए, मैं तो ये कहूंगा जो कार्ड्स की है, बाकी सहरिश जो है वो सवाल करेंगे मुझे ये बताएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ माशाल्लाह कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वक्त से पहले असेंबलियां तोड़ देंगे, और फिर वो तकरीब में मौजूद थे, वहाँ वो थोड़ा सा शेर पढ़ते पढ़ते भूल भी गए, बड़े मासूम से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। कुछ उनके कार्ड्स बताएगा, क्या वो बरकरार रहेंगे आगे प्राइम मिनिस्टर, या बदल सकती है ये सीट? उनके रकीब रफीक हो जाएंगे, रफीक रकीब नहीं, अभी बरकरार नहीं रहेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये अपनी जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और वक्ती तौर पर तो निकलेंगे, केयर टेकर सेटअप आएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं। नहीं, केयर टेकर के बाद जो है वो मुझे नहीं लग रहा था, फूल का कार्ड है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, कुछ नया सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सेम सेटअप नहीं होगा, नई शहबाज शरीफ मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हुए नजर आ रहे नेक्स्ट सेटअप में। अच्छा मौलाना साहब के लिए आप चेक कीजिएगा जरा कि वो क्या किस पोजीशन में जी। मौलाना साहब जो है वो द स्टार का कार्ड है, होपफुल बहुत है, उम्मीदें इनको बहुत है, खुश भी बहुत है, कुछ लोगों ने या पॉलिटिशियंस ने या उनकी जो पार्टी ने बहुत उम्मीदें इनको दिलाई हैं, और बस होप्स पे ही कायम है। अदरवाइज 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, 7 तलवारें हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई उनको ओहदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। बस वो ख्वाहिश करते हैं, विशेस हैं उनकी कि ये हो जाए, वो हो जाए और हो जाएगा। विशेस तो खैर उनकी होती हैं, वो खैर अब पूरी होती हैं नहीं होती हैं ये खैर अब देखते हैं। अच्छा बैलेट पेपर में बल्ले का निशान होगा या नहीं, ये इस जमात का क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? अच्छा देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बड़ा कार्ड होता है, तो क्वीन का कार्ड है, तो पोजीशन तो इनकी आज भी बहुत ज्यादा जो है वो बल्ले की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आने वाले इलेक्शन में जो है वो एक अच्छी पोजीशन से विन करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्ले का निशान जो है वो छाया रहेगा, मकबूलियत नजर आ रही है आजकल भी। बस थैंक यू सो मच उनसा, आपने बताया जी सारी पार्टियों का हाल और आपने बल्ले का जो है वो कार्ड निकाल दिया।
इस पार्टी के पास अभी बल्ले का निशान है, अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी के पास आ जाए और निशान बल्ले पे ही लगे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे हालात बताए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी जो है वो काफ़ी हमें जानने को मिला। और सनी साहब आपको तो कल हम शुक्रिया अदा कर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप शुक्रिया अदा करें। खैर जनाब, हमें अपनी दुआओं में आपने याद रखना और इंशाल्लाह ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा। हैव अ नाइस डे आप सबके लिए। तो अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।